अस्सलाम वालेकुम। तो फिर आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मेजरली हमने लास्ट सेशंस के अंदर हमने इस रेपो के हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने स्टेप ज़ीरो हेलोवर हमने राउट्स को डिस्कस कर लिया, हमने लिंकिंग को डिस्कस कर लिया, और हमने राउट्स के अंदर जो स्टैटिक राउट नेस्टेड राउट्स हम उनको भी डिस्कस किया है। तो अभी हमने ग्रुप राउट्स, डायनेमिक राउट्स और जनरेटिंग स्टैटिक पैरम्स को भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन आज के हम सेशन में वो नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में वो करेंगे। और उससे पहले फिर हम जेट की तरफ आ गए थे साथ साथ में, और जेट की जितनी बेसिक्स से हमारे पास वो हमने सब कवर किए थे। बेसिक्स को कवर करने के बाद हमारे पास मेजरली जो सेकंड स्टेप था वो हमारे पास एडवांस रिएक्ट के एडवांस कंसेप्ट थे। तो आज हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और इनको डिस्कस करने के बाद हम वापस नेक्स्ट की जो चीज़ें रहती हैं, ये लिंक राउट्स, डायनेमिक सेगमेंट्स और जनरेटिक स्टैटिक पैरम्स की तरफ इनको डिस्कस करेंगे। और देन फर्दर हम इन्वोकिंग एपीआईज की तरफ चले जाएंगे। आपकी स्टाइलिंग का सेशन है वो मिस मुबारा रहेंगी, मेरी उनसे बात हुई थी शायद। तो वो आपका मे बी जो स्टाइलिंग के लेक्चर्स हैं वो ही वही आपके कंडक्ट करेंगी, और जो टाइमिंग वगैरह है वो खुद ही सिंक करेंगे उनको। ओके। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है थिंकिंग इन रिएक्ट, कि आपने रिएक्ट में सोचना किस तरह है। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि रिएक्ट आपके पास एक जस्ट लाइक के जिस तरह बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स को बनाने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म्स है, जैसे कि पीएचपी थी, लारावेल थी, या वर्डप्रेस है आपके पास। इसी तरह रिएक्ट भी एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो कि आपको एक मतलब वेबसाइट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, उसे यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए। तो रिएक्ट का जो प्लस पॉइंट था कि हम रिएक्ट की तरफ से ज़्यादातर इंडस्ट्री वाले, जो अभी भी रिएक्ट ही चल रही है मार्केट में, उसमें की क्या रीज़न थी क्या नहीं, तो उसमें सबसे बड़ा ये था कि रिएक्ट आपके पास एक रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी थी, कि मतलब आप इसमें कंपोनेंट बनाते थे और आप कंपोनेंट को रीयूज करते थे। सबसे बड़ा जो रिएक्ट का मैकेनिज्म था वो कंपोनेंट बेस्ड ही था, कि आप इसमें कंपोनेंट्स बनाते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं चंक्स के अंदर, और उन डिफरेंट चंक्स को मिलाकर आप क्या करते हैं, कंप्लीट एक वेबसाइट क्या क्या बनाते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आपने रिएक्ट के अंदर सीखना है, तो फर्स्ट यू विल रिएक्ट कैन चेंज हाउ यू थिंक अबाउट द डिजाइन यू लुक एट द एप्स यू बिल्ड। कि आपने कोई भी डिजाइन बनाना है, सबसे पहले आपने उसके डिजाइन की तरफ देखना है। लाइक अगर मैंने इसी वेबसाइट को क्लोन करना है, तो मुझे एक्चुअली इसका डिजाइन क्या बनाना पड़ेगा, कि भाई साइड पे एक साइड बार है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास इसका फीडबैक देने के लिए एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे साइड नेविगेशन नज़र आ रही है, यहाँ पे सर्च बार है, और यहाँ पे डिफरेंट जो है वो बटन नज़र आ रहे हैं मेरे पास। तो पहले मुझे आपको कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले आपको यूआई को देखना पड़ता है कि आपने क्या एप्लीकेशन बनानी है। उसके बाद व्हेन यू बिल्ड अ यूज़र इंटरफेसेस विद रिएक्ट, तो जब आपने रिएक्ट के साथ यूज़र इंटरफेसेस बनाने हैं, तो यू विल फर्स्ट ब्रेक इनटू द अपार्ट इनटू पीसेस कॉल्ड कंपोनेंट्स। कि आप इसमें क्या करते हैं कि अपने जितने भी पूरी वेबसाइट होती है, आप उसको क्या करते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। और कंपोनेंट्स में डिवाइड करने के बाद आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, और आपके पास एक कंप्लीट जो होती है ना, वो यूआई बनती है। जैसे अगर हम इसी यूआई की बात करें, तो मेरे पास एक कंपोनेंट एक लोगो के लिए बन जाएगा, जिसमें मैंने सिर्फ लोगो की फाइल रखी होगी। एक मेरे पास कंपोनेंट होगा जो सर्च बार का होगा, मे बी एक कंपोनेंट हो जो मेरे पास ये बटन्स वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी रेंडर कर रही है, और इन सबको मिलाकर मैंने एक कंपोनेंट बनाया होगा हेडर का, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसी तरह मेरे पास एक साइड बार है, साइड बार के अंदर मेरे पास डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन सबको मिला के मैंने कोई साइड बार से कंपोनेंट बनाए हैं। और यहाँ पे भी मेरे पास साइड नेविगेशंस है, तो डिफरेंट मेरे पास साइड नेविगेशंस है, और इनको मिला के बिटवीन मेरे पास क्या है, कि सेंटर में मेरे पास एक यूआई है जो कि स्क्रॉल हो रही है। तो आप किसी भी यूआई को बनाने से पहले रिएक्ट के अंदर आप क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, उसके कंपोनेंट्स बनाते हैं, और आप उसे देखते हैं कि भाई इसको मैक्सिमम कितने कंपोनेंट्स में बनाया जा सकता है, और कितने कंपोनेंट्स के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि आप इसे काम नहीं कर सकते। एक कंपोनेंट के अंदर आपकी एक 1 to 6 एक सिंगल लाइन भी हो सकती है, और एक कंपोनेंट के अंदर आपके पास सिंगल लाइंस भी हो सकती हैं। इट डिपेंड ऑन द कंपोनेंट सिनेरियो, कि आपने कंपोनेंट किस लेवल का बनाया है, और आपको उस कंपोनेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या चीज़ें नहीं रिक्वायर्ड। हाँ, जैसे कि उसने आपको एक रिस्पॉन्स दिया है कि आपके पास बैकएंड से एक क्या कर रहा है, एक डाटा आ रहा है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। फ्रूट्स हैं, प्राइस है, उसके बाद उसका स्टॉक है या नहीं है, और जो फ्रूट है उसका नाम है। जैसे कि एप्पल है, ड्रैगन फ्रूट है, स्पेनिश है, पम्पकिन और पीस है। आपके पास ये डिफरेंट, आपके पास वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की मिक्स्ड अरे है, मिक्स्ड अरे है आपके पास। और इस तरह के जो है आपके पास वो डाटा जो है आपको वो नज़र आ रहा है इसमें। उसके बाद क्या किया है उसने, उसके बाद किया है कि अभी
ये आपके पास एक मॉकअप है, एक क्लाइंट है, ठीक है जी, आपके पास नज़र आ रहा है। उसने क्या दिया है कि आपको एक कोई भी कह सकते हैं कि आपको एक यूआई दिया और उसने कहा है कि भाई आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, और आपने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हुए क्या करना है। और डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, मे बी मैं इस पूरी की पूरी फाइल को क्या करूँगा, एक ही फाइल के अंदर कर सकता हूँ। मे बी मैं इसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक करूँ, डिफरेंट कंपोनेंट्स को ब्रेक करके मैं ऐसे क्या करूँ, यूज़ करूँ। इट्स अप टू द मी कि मेरी क्या अप्रोच है। लेकिन जो रिएक्ट के अंदर जो बेस्ट अप्रोच है वो आपकी कंपोनेंट बेस्ड ही है, कि आप उसमें मैक्सिमम कंपोनेंट्स बनाते हैं और कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रीयूज करते हैं। जैसे कि इसने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि अगर आप ब्रेक द यू इनटू द कंपोनेंट्स हायरार्की, कि अगर आप इसमें कंपोनेंट्स की हायरार्की की अगर बात करें, तो डिपेंड ऑन द बैकग्राउंड यू थिंक अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ द डिजाइन इन थ्री कंपोनेंट्स इन डिफरेंट वेज। एक आपकी प्रोग्रामिंग का है, जिसके अंदर आपने इसकी जो लॉजिक वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, जो भी आपकी बिजनेस लॉजिक होती है वो आपकी बेसिकली एक प्रोग्रामिंग होती है, और उसके अंदर आप सारी जो लॉजिक्स वगैरह ना वो आप अपनी वगैरह जो लिखते हैं। उसके बाद सी एस एस होती है। सी एस एस बेसिकली आपके पास क्लासेस होती हैं, और आपने जिस तरह भी कोई क्लासेस प्रोवाइड करनी है, वहीं जो भी आपने स्टाइल वगैरह अप्लाई करने हैं, आप सारे सी एस एस के अंदर लिखते हैं। उसके बाद आपके पास थर्ड पार्ट आ जाता है डिज़ाइनिंग का, कि कंसिडर योर ऑर्गेनाइज द डिज़ाइन लेयर्स। आप अपने आप जो डिज़ाइन होते हैं ना, आप उसको लेयर को मैच करते हैं और अपना कंप्लीट डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे कि अगर इसकी बात देखा जाए, इस कंपोनेंट को उसने काफ़ी हद तक एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई इस यूआई के अंदर सबसे पहले आपको जो चीज़ नज़र आ रही है वो आपके पास क्या है, कि सर्च बार है। जैसे कि आपने फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स टेबल, कि भाई ये मेरे पास एक डाटा है। सर्च बार का मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो डाटा नज़र आ रहा है, मैंने उसमें से क्या करना है कि उन प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। तो ये एक आपकी बिजनेस लॉजिक बन गई, ये आपके पास एक सर्च बार है। अब सर्च बार के अंदर क्या कर सकते हैं, एक सर्च बार है, ठीक है, और सर्च बार के अंदर आपके पास क्या है कि ओनली शो प्रोडक्ट्स इन स्टॉक, आपने एक बटन यहाँ पे ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर वो बता रहा है कि भाई आपके पास जो प्रोडक्ट्स वो आपने वो दिखानी जो स्टॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास एक सर्च बार का एक कंपोनेंट बन गया। अब दूसरा कंपोनेंट आपके पास क्या हो सकता है, कि प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर आपके पास फर्दर मजीद कंपोनेंट्स है, कि भाई एक प्रोडक्ट की कैटेगरी है, और उसके बाद एक प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैटेगरी, और उसके बाद उसकी क्या है, वेजिटेबल्स है। ये आपके पास टेबल की हेड्स हैं, कि भाई ये नेम और प्राइस तो हर केस में क्या आना, नजर आना ही आना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी है, कि भाई यहाँ पे जो कैटेगरी आपको नजर आ रही है वो वाली है। और उसके बाद उस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर जो डाटा है, लाइक फ्रूट्स के अंदर जितने फ्रूट्स हमने यहाँ पे देखे हैं इस फ्रूट्स के अरे के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे फ्रूट्स के अरे के अंदर थ्री फ्रूट्स हैं जो कि कैटेगरी हैं, जिनकी टाइप फ्रूट्स हैं। तो एक ये है प्राइस है, मतलब एप्पल, ड्रैगन फ्रूट और पैशन फ्रूट आपके पास क्या आएंगे, फ्रूट्स की कैटेगरीज के अंदर आएंगे, और बाकी जो आपके पास वेजिटेबल्स हैं वो नीचे आपके पास क्या आएंगी, नजर आएंगी। यहाँ तक क्लियर है सबको कि कंपोनेंट्स को आप किस तरह डिवाइड करता है। एक जर्नल सिनेरियो ये आता है कि आप यूआई को देखते हैं और यूआई से खुद से आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये चीज़ कंपोनेंट बन सकती है, ये चीज़ कंपोनेंट बन सकती है, ये चीज़ कंपोनेंट बन सकती है। विद टाइम आप क्या करते हैं, चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी, अगर आपके पास कोई भी एक वेबसाइट होती है, तो जो आपके बटन होते हैं, या आपके पास इनपुट फील्ड्स होती हैं, या आपके पास कार्ड के डिज़ाइन होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या होती हैं, सेम होती है। तो आप क्या करते हैं, बटन का कंपोनेंट बना लेते हैं, एक इनपुट फील्ड का बना लेते हैं, कार्ड का कंपोनेंट बना लेते हैं। इस तरह के डिफरेंट आप कंपोनेंट्स बना लेते हैं जो कि थ्रू आउट द एप्लीकेशन आपके सेम होते हैं, और आप उनको एक जगह डिक्लेयर करके या यूज़ करके आप क्या करते हैं, यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे आप क्या करते हैं उसको रिक्वायर्ड है। इसी प्रोडक्ट को उसने क्या किया हुआ है कि ये आपके पास फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स का एक टेबल है, एक कंप्लीट कंपोनेंट है आपके पास। इसके अंदर फर्दर आपके पास क्या है, दो कंपोनेंट्स हैं, 2, 3, 4 एंड 5। उसने लिखा है कि सर्च बार आपके पास ब्लू कलर में है, रिसीव अ यूजर इनपुट। इसमें कोई भी यूजर इनपुट ऐड करेगा तो आपके पास कंपोनेंट क्या होगा, रेंडर हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट टेबल है, जो कि आपको सिर्फ आपका नेम और हेडर दिखा रहा है। उसके बाद प्रोडक्ट्स कैटेगरी है आपके पास, जिसके अंदर ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, ये वाली। और बाकी जो आपके पास है उस प्रोडक्ट का क्या है, डाटा है। अब हमने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो सबसे पहले मेरे पास हायरार्की क्या होगी, कि भाई सबसे पहले तो मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स टेबल। ये नाम पालन ही है। आपके डिज़ाइन पे ही डिपेंड करता है, कि भाई मैंने ये डिज़ाइन लगाया है, तो भाई इस मेरे कंपोनेंट, अगर मेरे पास मच्छी है पाए। बटन्स का डाटा होता है या इस तरह की चीज़ों का डाटा होता, तो मे बी मैं इसका नाम डिफरेंट रख लेता। लेकिन ये अभी आपके कंपोनेंट पे डिपेंड है कि आपने इसे किस तरह रखना है और किस तरह नहीं रखना। तो मैंने इसका नाम रख लिया फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स टेबल। अब फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास फर्दर चार कंपोनेंट्स हैं। एक मेरे पास सर्च बार है, एक मेरे पास प्रोडक्ट टेबल है, और प्रोडक्ट टेबल के अंदर मेरे पास क्या है, कैटेगरी है, और उसके बाद मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट व्यू है।
स्टेप टू, आपने जब कंपोनेंट्स डिफाइन कर लिए हैं तो स्टेप टू आपके पास ये होता है कि बिल्ड अ स्टैटिक वर्जन ऑफ इन रिएक्ट, कि आप डाटा को क्या करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। आप उसमें कोई डाटा वगैरह ऐड नहीं करते, आप बिल्कुल स्टैटिक डाटा लेके क्या करते हैं, उसके अंदर सारी कोडिंग वगैरह या इस तरह के जो डिज़ाइन है आप सारा इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि उसने इस वेबसाइट इसके अंदर उसने क्या किया है, वो उसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो उसने क्या किया है, जिस चीज़ की हम अभी बात भी कर रहे थे, कि ये मेरे पास एक फाइल है, उसके अंदर सारी, इसमें मैं कोई भी सर्च करता हूँ तो मेरे पास ये कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसके अंदर अभी कोई मेरे पास सर्च की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी क्या है, ये स्टैटिक है, मैंने कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की। लेकिन बनाने से पहले मैंने इसे क्या किया कि इसके अंदर जो है वो चार कंपोनेंट्स ऐड किए हैं। सबसे पहले मेरे पास एक कंपोनेंट है, जो कि मैंने भी आपको दिखाया कि मेरे पास एक फिल्टर बार कंपोनेंट, मेरे पास एक टेबल, इसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो कि प्रोडक्ट्स का एक डाटा है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके, मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गई। इसके अंदर मैंने सर्च बार को ऐड किया है, और सर्च बार को अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे सर्च बार को कमेंट आउट कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मैंने नहीं लगानी, तो मेरी यूआई के अंदर से भी रियल टाइम या आपके पास रिएक्ट की वेबसाइट पे कंपाइल हो रहा होता है सैंडबॉक्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे कोई कंपोनेंट अगर ये यहाँ पे हटा दिया तो मेरे पास यूआई पे भी नज़र नहीं आ रहा। अगर मैंने जैसे कंपोनेंट ऐड किया तो मेरे पास क्या कर रहा है, कंपोनेंट ऐड आ रहा है। अब मैं सर्च बार के कंपोनेंट के अंदर देखता हूँ सर्च बार के कंपोनेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। अब सर्च बार के अंदर मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, और एक इनपुट फील्ड के पास मेरे पास क्या एक लेबल है, जो कि चेक बॉक्स का, कि भाई मैं इस पर क्लिक करूंगा तो डाटा अपडेट होगा, इस पर नहीं क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, डाटा अपडेट होगा। मैं सर्च बार को इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, मैं ऐसे थ्री डॉट्स की बजाय मैं कहता हूँ सर्च एनी प्रोडक्ट। मैं कोई भी चीज़ लिखूंगा मेरे पास यहाँ पे वो नज़र आएगी, क्योंकि मेरे पास ये रियल टाइम पे क्या हो रहा है, ये कंपाइल हो रहा है, और आपको यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो आपकी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो भाई मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया जिसके अंदर मैंने डाटा ऐड किया, मैंने एक चेकबॉक्स ऐड कर लिया, वही मेरे पास इंप्लीमेंट होगी। उसके बाद है मेरे पास प्रोडक्ट टेबल। मैंने एक अपनी फाइल के अंदर प्रोडक्ट टेबल के नाम से क्या किया है, यहाँ पे एक टेबल बनाया, और प्रोडक्ट टेबल को बनाते हुए मैंने क्या किया कि भाई मैंने यहाँ पे कैटेगरी चेक की है, कि भाई जिसकी कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, लाइक लास्ट, डिफरेंट मेथड्स होते हैं जब आपने प्रोडक्ट बेच के इस तरह काम करना, तो आप क्या करते हैं कि आप फिल्टर यूज़ कर लेते हैं, आप एक डाटा में से फिल्टर के रे को यूज़ करते हैं, और फिल्टर्स के थ्रू आप क्या करते हैं, डाटा उसमें से क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं। और फिल्टर भी आप किसी ना किसी कंडीशन पे लगाते हैं। यहाँ पे जो उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ, उसने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि भाई जब आपके पास एक प्रोडक्ट्स आती हैं, आपने प्रोडक्ट्स को क्या करना है, मैप करना है। ठीक है, जब आपने मैप करना है तो उसने क्या किया हुआ, एक एक कांस्टेंट रोज के नाम से एक एक अरे बनाई हुई है, और उसके अंदर लास्ट कैटेगरी के अंदर बाय डिफॉल्ट उसने नल वैल्यू रखी हुई है। अब मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर मेरे पास डाटा क्या आ रहा है, जो कि यहाँ ये वाला है। मैंने बताया कि भाई मेरे पास फ्रूट्स हैं, यहाँ पे भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। तो इस कंपोनेंट को अगर हम अंडरस्टैंड करें तो इसमें क्या लॉजिक लिखी हुई है, कि भाई आपके पास रोज है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। ओके, मैंने कहा एम्प्टी है। उसने क्या किया, प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच, उसने हर प्रोडक्ट को क्या किया, मैच किया, मैप किया। हम मोस्टली मैप यूज़ करते हैं, अगर आपने फॉर ईच यूज़ करना है तो आप फॉर ईच यूज़ कर लें। अगर आपने मैप नहीं यूज़ करना तो आप उसमें इट्स अप टू यू कि आप इसमें क्या जो चीज़ें रिटर्न करनी होती है। ओके, मैप आपके पास क्या करता है कि आपको एक नई अरे रिटर्न करता है, फॉर ईच आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपकी एक आइट्रेशन होती है जो कंप्लीट करते हैं। मैंने क्या किया कि प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी, क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट के अंदर एक कैटेगरी होगी, और मैं बता रहा कि अगर वो नॉट इज इक्वल्स टू लास्ट कैटेगरी, कि वो लास्ट कैटेगरी के इक्वल नहीं है। लास्ट कैटेगरी मेरे पास एक आखिरी वैल्यू हो गया इटरेशंस के अंदर, मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई अगर वो इसके इक्वल नहीं है तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी के रो के अंदर डाटा क्या करते जाना है, पुश करते जाना है, जो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट रो है। और एल्स में मैंने क्या किया कि रो डॉट पुश, आपने क्या करना है कि एक प्रोडक्ट रो का आपने एक टेबल बनाना है, हेडर बनाना है, उसके अंदर आपने इसका क्या करना है, नेम पुश करते जाना है, और लास्ट कैटेगरी को आपने दे देना है कि भाई ये लास्ट कैटेगरी है। तो वो क्या करेगा, आपके डाटा में से डाटा को फिल्टर आउट करेगा। सबसे पहले वो नेम और प्राइस को रेंडर करेगा, उसके बाद आपकी लास्ट कैटेगरी देखेगा, भाई लास्ट कैटेगरी आपके पास क्या है, उसका नेम आपके पास फ्रूट्स है, तो वो फ्रूट्स को पुश करेगा। और उसके बाद आपके पास उस कैटेगरी की क्या करेगा, फर्दर जो रोज हैं उसके साथ क्या करेगा, उसे डिवाइड करता जाएगा और उसे यूज़ करता जाएगा। और ये अल्टीमेटली आपके पास जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे रेंडर हुआ हुआ है। किसी को इस कंपोनेंट के समझ ना आई हो कि ये कैसे बना, ये कोड किस तरह लिखा हुआ है? क्लियर है सबको?
हेलो। और एक तो क्लियर नहीं है ये। एक दफा अगर मैं उसको उसमें करके दिखा देता हूँ तो मुझे फंक्शनैलिटी समझ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि इधर से ऐसे समझ नहीं आ रही जो है ना, वो आप उसमें अगर VS कोड में करके दिखा देते हैं, चलिए अपना ही थोड़ा सा बना के फंक्शनैलिटी लगा के दिखा देते हैं। चले मैं वी तो एस पहले चीज़ ना वो समझ नहीं आ रही कौन सा फंक्शन कहाँ पे कॉल हो रहा है और डेटा कैसे आ रहा है। ओके, मैं वी एस कोड के अंदर इसे बना लेता हूँ। इट डिपेंड अपॉन कि आपने टू डू ऐप के लिए कौन सा काम करना है, टू डू ऐप के लिए या नहीं करना। इट्स अप टू यू कि अगर आपने टू डू ऐप बनानी है, इस तरह की चीज़ें बनानी है, तो आपका कोड लेवल होगा उस तरह का होगा। अगर आपने वो नहीं बनानी तो आपका कोड लेवल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये लास्ट सेशंस के कोड हैं जो हो गए हमने यहाँ पे किए हुए हैं। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ या रन करता हूँ, रन डेव के, मैं इसे रन कर लेता हूँ। जो हमारा कोड है लास्ट में जहाँ तक हमने इस पर कॉल किया हुआ था। ओके, मैं एक फोल्डर के अंदर एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रख देता हूँ कि मेरे पास एक, हम क्या कह रहे हैं, थिंकिंग थिंकिंग इन रिएक्ट। कि हम थिंकिंग इन रिएक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके अंदर उसने हमें एक यूआई दिखाई थी और उसने यूआई के अंदर कहा था कि आपने ये डाटा जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, मैं इसे इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। और ये एक लर्निंग के अंदर मैं इसी के यहाँ पे नीचे एक ऐड कर देता हूँ। ओके। ओके, इस फाइल के अंदर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ जिसे मैं कह देता हूँ कि थिंकिंग, या मैं इसे इंडेक्स कह देता हूँ कि इंडेक्स डॉट टी एस एक्स। और ये मेरे पास एक फाइल है जो कि मेरे पास है आर एफ सी ई, और इसका नाम मैं इंडेक्स रख रहा हूँ। इंडेक्स, भी मेरे पास एक इंडेक्स की फाइल है और ये मेरे पास क्या एक डिव है। और ये डिव क्या कर रहा है, इसे क्लोज कर रहा है। डिफॉल्ट इंडेक्स के, मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई मेरे पास थिंकिंग इन रिएक्ट, ये मेरे पास टॉपिक है। इस कंपोनेंट को मैं क्या करूँगा, अपने रिएक्ट लर्निंग के अंदर इंपोर्ट करूँगा। ओके, मैंने क्या किया, इसे इंपोर्ट कर लिया। और मैं इसे ये कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास ये काम है। थिंकिंग इन रिएक्ट, और मैं इसे इंपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से कि इंपोर्ट थिंकिंग थिंकिंग इन रिएक्ट फ्रॉम, आपने कहाँ से इंपोर्ट होना है, कंपोनेंट्स में से। और कंपोनेंट्स के अंदर एक मेरे पास फोल्डर पड़ा हुआ है थिंकिंग इन रिएक्ट का, थिंकिंग इन रिएक्ट। और मेरे पास ये कंपोनेंट इंपोर्ट हो गया। और मैंने इस कंपोनेंट पे यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ कॉल किया। और इसके अलावा मैंने से कुछ भी नहीं किया। तो मेरी यूआई के अंदर क्या होगा, चेंजेस आ जाएंगे जो कि मेरे पास यूआई के अंदर नजर आएंगे। वो यहाँ पे लिखा हुआ थिंकिंग इन रिएक्ट। इसका मतलब है कि हम रिएक्ट के अंदर सोच रहे हैं और थिंकिंग इन रिएक्ट का हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने एक्चुअली क्या करना था कि हमने एक ये यूआई बनानी थी। अब यूआई बनाने के लिए हमने डिवाइड किया कि भी हमारे पास एक सर्च फील्ड होगी,
सर्च फील्ड के अलावा हमारे पास उसमें एक चेक बॉक्स होगा, और चेक बॉक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट डाटा जो आपने क्या करना है यहाँ पे मैप करना है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले एक एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम उसने यहाँ पे हमें बताया था कि आपके पास क्या है, कि आपने कंपोनेंट बनाना है, जिसका नाम आपने रखा हुआ है फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स डाटा। ठीक है, मैं एक फाइल बना लेता हूँ कि भाई मेरे पास एक फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स डाटा की एक फाइल है जिसके अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट है, और मैंने क्या किया, इसे कॉल किया। अब इस कंपोनेंट को मैं इस कंपोनेंट में क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर लेता हूँ कि इंपोर्ट फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स, और मैं इसे कहता हूँ कि भाई मैंने आपको यहाँ से इंपोर्ट किया है, तो आपने यहाँ पे एज इट इज़ क्या आ जाना है, नज़र आ जाना है। ठीक है, अब आपकी यूआई के अंदर क्या नज़र आएगा, अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको फिल्टरेबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने कहा वहाँ पे कंपोनेंट को क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक, अब हम इस कंपोनेंट में क्या करते हैं, काम करते हैं। लेकिन काम करने से पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ कि मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की क्या एक अरे है, कि भाई मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की अरे है, और मैंने उन प्रोडक्ट्स के एरिया को क्या करना है, इसमें पास करना है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई आपके पास ये प्रोडक्ट्स हैं, और इस कंपोनेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ प्रोप क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स एज अ डाटा इसे क्या कर रहा हूँ, पास कर रहा हूँ कि भाई आपके पास एक प्रोडक्ट्स हैं, और प्रोडक्ट्स आपने एज इट इज इसमें क्या करनी है, पास कर देनी है। मैंने कहा ओके ठीक है भाई। अब प्रोडक्ट्स मेरे पास कहाँ से हैं, अपने वेबसाइट पे जाते हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स लिखी हुई हैं, हम एज इट इज ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, मैंने क्या किया, इसे कॉपी किया, और मैंने कहा कि भाई ये प्रोडक्ट्स आपने एज इट इज से प्रोडक्ट्स को पास कर देनी। अब यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ रहा है, वो एरर ये कह रहा है कि आपने कंपोनेंट तो बनाया है फिल्टर प्रोडक्ट टेबल का, लेकिन अब उसमें आपने जो प्रोडक्ट्स कहे हुए एज अ प्रॉप आपने यूज़ नहीं किया हो, मतलब आपने से एज अ वैल्यू पास नहीं किया हो, तो भाई आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई कि मेरे पास एक प्रोडक्ट्स की क्या एक अरे है, ठीक है, और इसे मैं बता देता हूँ कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट्स की जो अरे है वो एनी टाइप की है, किसी भी टाइप की मेरे पास इसमें प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट्स को यहाँ पे कंसोल करूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, वो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, कि मैंने इससे क्या किया, सेव। तो मेरी यूआई के अंदर या टर्मिनल के अंदर मुझे जितनी मेरी प्रोडक्ट्स वहाँ से मैंने पास की हुई हैं, जैसे कि ये वाली कैटेगरीज, मेरे पास एक फ्रूट्स की एक अरे है, मेरे पास दोबारा एक फ्रूट्स की अरे है, और एक वेजिटेबल की अरे है, और एक मेरे पास एक वेजिटेबल्स हैं, और ये मेरे पास डिफरेंट क्या है, प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने वहाँ से पास की हैं। हमने क्या किया, एक फिल्टरेबल कंपोनेंट को यहाँ से डिवाइड कर लिया। अब उस फिल्टरेबल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास एक चीज़ थी, वो थी हमारे पास एक इनपुट फील्ड थी, जिस इनपुट फील्ड के अंदर हमने लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि भाई आपने यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आपके पास होता है प्लेस होल्डर, जो कि आपने यूआई के अंदर दिखाना होता है, और इसे मैं कह देता हूँ कि सर्च सर्च एनी प्रोडक्ट, कि भी आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, एक इनपुट फील्ड है। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर आप यूआई के अंदर देखो तो मेरे पास यहाँ पे सर्च यानी प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे कोई बॉर्डर शोल्डर नहीं लगा, क्योंकि एरिया टेलवेंट के अंदर आपके पास जितने बॉर्डर्स या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी वो क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। ओके, मैं ऐसे कहता हूँ कि ठीक है, मैं ऐसे कुछ क्लासेस दे देता हूँ कि भाई डी है आपके पास, पी यू आई आपके पास 5 है, और मैं इसको भी कोई क्लास दे देता हूँ, एक क्लास नेम, और इसे मैं कह देता हूँ कि बॉर्डर, बॉर्डर। अगर हम बॉर्डर की क्लास दें तो इसमें क्या लग जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसने स्टैटिक किस्म का एक अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या किया हुआ है, बॉर्डर लगाया हुआ है। ओके, अगर हम इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, हम इसे कर लेते हैं कि भाई रिएक्ट के अंदर मैं एक नया रोड बना लेता हूँ, रिएक्ट, और या हम रिएक्ट के अंदर हम इसे कह देते हैं कि एडवांस्ड लर्निंग, और इसे मैं कह देता हूँ कि भाई आपके पास एक फाइल है पेज डॉट टी एस एक्स की, आर एफ सी ई, और ये मेरे पास क्या एक पेज है। ओके, मेरे पास एक राउट बन गया, और उस राउट पे हम क्या कर लेते हैं, नेविगेट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो काम किया हुआ है सारा मैं उस फाइल में ही ले जाता हूँ।
नेक्स्ट यहाँ से इसे इंपोर्ट करता हूँ और मैं इसे भी यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। और मेरे पास ये राउट है रीनेम, और इसे मैं कह देता हूँ कि ये लर्निंग। तो मेरे पास एक नेस्टेड राउट बन गया जिसके अंदर मैंने क्या किया, सर्च प्रोडक्ट्स बना दी। ठीक है, मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया जिसके अंदर मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स ऐड कर दी। ओके, अभी हम एक ही कंपोनेंट में रह के इसका क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, यहाँ पे डिज़ाइन करना है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि ओनली शो प्रोडक्ट्स इन स्टॉक्स, कि आपने एक चेक बॉक्स दिखाना है, और चेक बॉक्स के आपके पास ये क्लास लगी हुई है। मैं इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़, कि भाई ये मेरे पास ये कंपोनेंट है और मैंने इसके अंदर रह के ये सारा काम किया एक ही कंपोनेंट के अंदर। ओके, मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ये है, तो पास यहाँ पे आ गया कि भाई आप सर्च एनी प्रोडक्ट, और यहाँ पे आपके पास एक चेक बॉक्स नज़र आ रहा है कि भैया आपने इस चेक बॉक्स में क्या ऐड करना है। ओके, हम इसे कह देते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपकी जो क्लास है वो आपके पास फ्लेक्स है, और फ्लेक्स कॉल है आपके पास, और आपके पास जो गैप है वो 2 है, और पी एक्स आपके पास 4 है। तो मेरे पास ये दोनों थोड़े से डिज़ाइनिंग में सेट हो जाएंगे। ओके, कि ये सर्च बार आ गई, और ये मेरे पास क्या आ गया, इसकी प्रोडक्ट्स आ गई। भाई इस पर मैं क्लिक करूँ तो आपने सारी प्रोडक्ट्स दिखानी है, और अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो आपने ये डाटा दिखाना है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि कंपोनेंट कैसे बन रहे हैं? अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर, क्लियर। ओके, तो आपका ये कंपोनेंट बन गया। मैं इसे क्लोज आउट कर देता हूँ, भाई सेव। ओके, अब मैंने क्या करना था कि भाई इस जो मेरे पास यहाँ पे डाटा आया था, तो मैंने उसको क्या किया ना, यहाँ पे शो करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ तो आप उसे टेबल के अंदर रेंडर करें, अगर आपने टेबल के अंदर रेंडर नहीं करना, इट्स अप टू यू, तो HTML की इम्प्लीमेंटेशन पे है कि आपने टेबल्स के अंदर डाटा रेंडर करना है, या आपने क्या करना है कि डाटा को आपने मैन्युअली ऐड करना है। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे एक क्या किया है, प्रोडक्ट्स। भाई मेरे पास एक डिव है, मैं एक नया डिव बना रहा हूँ कि भाई एक डिव है मेरे पास, और इस डिव के अंदर मैंने क्या किया है कि प्रोडक्ट्स डॉट मैप, कि भाई मेरे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, और आपने हर प्रोडक्ट कैसे क्या करना है, रिटर्न करना है। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि रिटर्न, आपने क्या रिटर्न करना है इस प्रोडक्ट में से डिव, और डिव के अंदर आपने हर प्रोडक्ट का क्या करना है, नेम एंटर करना है, प्रोडक्ट डॉट नेम। और मैं इसे कह देता हूँ कि ये मेरे पास एनी टाइप की है। और यहाँ पे मेरे पास एक इशू आता है कि आपने जब भी आप मैपिंग के अंदर यूज़ करते हैं तो आपने हमेशा ऐसे क्या करनी होती है, की प्रोवाइड करनी होती है, अदरवाइज आपके पास क्या आता है, एरर आता है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई मेरे पास एक इंडेक्स है, और मैं ऐसे कह देता हूँ इंडेक्स की जो टाइप है वो मेरे पास क्या है, एक नंबर है। ओके, अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि हर प्रोडक्ट का नेम क्या करेगा, वो रेंडर करेगा। जैसे कि एप्पल है, ड्रैगन फ्रूट है, पैशन फ्रूट है, और स्पेनिश है, पंपकिन है, और पीज है। मैंने क्या किया, अपना डाटा यहाँ पे रेंडर करवा लिया। ठीक है, मुझे यही चाहिए था। मुझे इस डाटा के साथ क्या चाहिए था, उसका जो यूआई के अंदर है, क्या यूआई के अंदर बना हुआ है कि भाई आपने यहाँ पे एप्पल, और साथ में आपने उसकी क्या करनी है, प्राइस दिखानी है। मैं कह देता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट की क्या हो सकती है मेरे पास, प्रोडक्ट डॉट प्राइस, कि एक प्रोडक्ट की मेरे पास क्या प्राइस है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसकी प्राइस भी दिखा दी, जहाँ पे वो दिखा रहा है कि भाई आपके पास $1 है, आपके पास यहाँ पे भी $1 है, और आपके पास यहाँ पे भी $1 है, और आपके पास यहाँ पे भी इसके $2 है और $4 है। बाकी फर्दर आपने इसकी स्टाइलिंग नहीं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है हमारे पास, कि भाई जब आपने यूआई के अंदर रेंडर करना है तो सबसे पहले आपने नेम और प्राइस को रेंडर करना है। नेम और प्राइस को रेंडर करने के बाद आपने उसकी कैटेगरी को रेंडर करना है, और उसके बाद आपने उसकी वेजिटेबल्स को, जो भी इसकी कैटेगरी बनती है, आपने क्या करना है, उसे रेंडर करना है।
ओके, मैं कहता हूँ कि भाई मैंने उस तरह रेंडर नहीं करना, मैं इसी इसी कंपोनेंट को लेके चलता हूँ जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसने क्या किया हुआ है कि आपके पास एक प्रोडक्ट्स आ रही हैं और उसने एक रे को क्या किया हुआ है यहाँ पे मैप किया हुआ है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ और उससे पहले इसने क्या किया, एक प्रोडक्ट रो के नाम से कंपोनेंट बनाया और एक आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से क्या इसने क्या किया हुआ है, एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या करता हूँ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज़। ये मेरे पास फंक्शंस है और मैं इसी फंक्शंस के अंदर रहते हुए इसे क्या कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ कि भाई आपके पास एक कैटेगरी आएगी, आपने इस कैटेगरी को मैप करना है। ठीक है, इसी फंक्शंस के अंदर ही कि भाई प्रोडक्ट कैटेगरी है, आपके पास प्रोडक्ट रोज है, ये भी आपके पास एक कंपोनेंट है। और कंपोनेंट आपको मैंने बताया कि आपके पास कंपोनेंट इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ एचटीएमएल। वो एक फाइल के अंदर हो या आपके पास डिफरेंट फाइल्स के अंदर हो, तो आपके पास क्या करता है कि वो एक कंपोनेंट ही होता है और आपकी वैल्यूज क्या करता है, वो रिटर्न करता है। मैंने कहा ओके ठीक है भाई, आप वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो और मैं इसकी भी टाइप एनी कर देता हूँ। अगर आप टाइप एनी नहीं करते तो आपके पास क्या आएंगे, एरर आएंगे। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि कॉल स्पैन इज अ नंबर, उसे नंबर वैल्यू चाहिए और आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू पास किया है, तो डिफरेंट एरर्स हैं जो कि खत्म हो गए। ओके, अब यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन इसने समझाई हुई है आपके पास क्या है कि भाई आपके पास एक प्रोडक्ट्स का टेबल है और आपने इस कंपोनेंट को क्या किया हुआ है, यहाँ से रेंडर किया हुआ है। हम इस कंपोनेंट को भी यहाँ से कॉल कर लेते हैं कि भाई प्रोडक्ट्स टेबल। और हमने इस कंपोनेंट को भी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉल कर लिए कि भाई ये आपके पास एक टेबल। मैं इसे टाइप एनी दे देता हूँ कि ये भी मेरे पास एनी टाइप की है, ये भी मेरे पास एक एनी टाइप की है, एनी टाइप की अरे है। और ये क्या कह रहा है कि कांस्टेंट है इम्प्लिसिट। मैं अभी इसे टाइप दे देता हूँ कि भाई इसकी भी टाइप एनी है और इसकी भी टाइप एनी है। हम प्रॉपर टाइपिंग करते हैं लेकिन मैं टाइपिंग अभी कर नहीं रहा। अब हम इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोड कर क्या रहा है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको प्रोडक्ट टेबल को कॉल करते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर, जो कि मेरे पास ये मेन कंपोनेंट है। मैंने यहाँ पे div को कॉल किया था, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और अपने प्रोडक्ट टेबल को कॉल करता हूँ और इसे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स की वैल्यूज पास करता हूँ। इसे क्या चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए। और एज इट इज़ मेरे पास जो कंपोनेंट के अंदर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं क्या करता हूँ, इसे वो पास कर देता हूँ कि भाई आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। अब आपकी यूआई के अंदर क्या करेगा, कुछ चेंजेस आएंगी जो कि वहाँ पर रेंडर कर रहा है कि भाई मेरे पास एक फ्रूट्स है और फ्रूट्स की एक अरे है। वो क्या कर रहा है, अब हम इस कोड को अंडरस्टैंड करते हैं कोड कैसे काम कर रहा है। इनिशियल रेंडर के ऊपर जब आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी, लास्ट कैटेगरी की वैल्यू आपके पास डिफॉल्ट क्या थी, नल थी। इसने क्या किया है, आपके पास यहाँ पे वैल्यूज क्या आ गई है, नल। कि भाई जब आपने रेंडर करना है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या है, नल। लेकिन जैसे ये प्रोडक्ट डॉट फॉर ईच आपके पास एक प्रोडक्ट रन हुई है, यहाँ पे हम हर प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं कि हर प्रोडक्ट के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको। ओके, मैंने कभी कंसोल करके दिखाओ कि इस फॉर ईच के अंदर क्या है। वो मुझे ये दिखा रहा है कि भाई जब आपने हर आइट्रेशन की है तो हर आइट्रेशन के अंदर आपके पास क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी का नेम है और उसके बाद उसकी एप्पल पड़ा हुआ है या उसके पास ड्रैगन फ्रूट्स या इस तरह की जो भी कैटेगरी हो यहाँ पे नजर आ रही है। मैंने कहा ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई कि भाई प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। ठीक है, कि आपके पास प्रोडक्ट की कैटेगरी है। अब प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी मेरे पास क्या होगी, वेजिटेबल्स। और मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉट इज इक्वल्स टू लास्ट कैटेगरी। अब लास्ट कैटेगरी का मतलब है कि अगर तो भाई उसके अंदर नल पड़ा हुआ है या कोई वैल्यू नहीं पड़ी हुई, तो आपने क्या करते जाना है, उसके अगर इक्वल नहीं है तो आपने क्या करते जाना है, उसके एक रोज के अंदर क्या करते जाना है, उसको पुश करते जाना है, उसमें वैल्यूज को ऐड करते जाना है। क्योंकि एक आपके पास एक अरे है। मैंने कहा ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जब आपके पास इनिशियल रेंडर होता है वो क्या करता है कि आपके पास लास्ट कैटेगरी के अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी होती और लास्ट कैटेगरी आपकी कभी भी नल के इक्वल नहीं हो सकती। तो ये क्या करेगा, आपकी इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी फर्स्ट रेंडर के ऊपर। वो क्या करेगा, रो डॉट पुश के ऊपर जब अगर आपके पास ये इफ कंडीशन मिस है तो क्या करेगा कि आपके पास एक नई रो होगी और प्रोडक्ट डॉट रो। अब प्रोडक्ट डॉट रो के अंदर क्या हमने काम किया हुआ है कि हमने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है
हमने उसका जो नेम है प्रोडक्ट का वो हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे रेंडर किया हुआ है, उसकी एक रो है। और रो हमारे पास ये वाली है जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये वाली, कि भाई ये आपके पास क्या है, प्रोडक्ट की रो है। हम क्या कर रहे हैं, उसे दिखा रहे हैं। हमने कहा ओके जी। अब आपके पास ये कंडीशन चली, उसने प्रोडक्ट के अंदर ऐड किया। जैसे उसने एक प्रोडक्ट को एक क्या किया, ऐड कर दिया प्रोडक्ट रो के अंदर, लास्ट कैटेगरी के अंदर उसने क्या किया, एक कैटेगरी की वैल्यू रखवा दी कि ला भाई अभी कैटेगरी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, फ्रूट्स। अब लास्ट कैटेगरी के अंदर क्या पड़ा होगा, फ्रूट्स। अब वो क्या करेगा, इस कंडीशन पे दोबारा आएगा, क्योंकि हमने एक आइट्रेशन की। नेक्स्ट आइट्रेशन जब वो आएगा आपके पास, वो देखेगा कि भाई मेरे पास कैटेगरी के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अभी फ्रूट्स पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या करना है कि भी अगर भाई मेरे पास फ्रूट्स पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करता जाऊंगा, उसमें प्रोडक्ट्स को पुश करता जाऊंगा। अगर तो वो लास्ट कैटेगरी उसके इक्वल नहीं है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, प्रोडक्ट कैटेगरी रो, आपने उसकी रो डिफाइन कर देनी है। और यहाँ पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये कैटेगरी है, और आपने कैटेगरी का नाम लिखा है। मैं कैटेगरी के नाम साथ लिख देता हूँ कि भाई ये कैटेगरी नेम है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि कैटेगरी, कैटेगरी नेम। ओके। अब मेरी यूआई के अंदर भी नज़र आ रहा होगा कि भाई अब क्या चेंजेस हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कैटेगरी नेम, और मेरे पास ये कैटेगरी है। तो ये फंक्शन इस तरह काम कर रहा है कि फर्स्ट आइट्रेशंस के अंदर आपके पास नल है, ठीक है। नल को इसके साथ कंपेयर करेगा, कंडीशन आपके पास बुलियन लगा हुआ है, हमने पढ़ा होता है नेगेशन आपकी वैल्यू को क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, ये आपकी वैल्यू चेंज कर देगा। और आपकी एक कैटेगरी का क्या करेगा, रो को पुश कर देगा। सेकेंड रो के अंदर उसका एक एलिमेंट को पुश करेगा, और लास्ट कैटेगरी के अंदर आपकी वैल्यू असाइन कर देगा। और लास्ट कैटेगरी अगर आपकी चेंज नहीं होती, लाइक प्रोडक्ट डॉट, अगर लास्ट कैटेगरी के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़ा हुआ है, फ्रूट्स पड़ा हुआ है, वो सारे क्या करता जाएगा, फ्रूट्स की कैटेगरीज को पुश करता जाएगा। लेकिन अगर मैं अपने डाटा को थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो डाटा था, मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ कि भाई मैं फ्रूट्स को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और मैं फ्रूट्स को यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो अब मेरी यूआई के अंदर क्या होगा, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक आएगा कि भाई वो ये भी फ्रूट्स हैं और ये भी फ्रूट्स हैं, उन दोनों को दो दफा प्रिंट कर रहा है, जबकि उसे फ्रूट्स को फ्रूट्स के साथ ही क्या करना चाहिए था, प्रिंट करना चाहिए था। तो ये आपकी इटसेल्फ आपके डाटा पे डिपेंड करता है, लॉजिक पे डिपेंड करता है। तो आप इसकी क्या बेहतरीन अप्रोच क्या कर सकते हैं कि आप इसमें, आप अपने डाटा में से डाटा को फिल्टर करें कि भाई जिसकी कैटेगरी फ्रूट्स है वो एक अरे बन जाए, जिसकी कैटेगरी मेरे पास प्रोडक्ट्स है वो एक अरे बन जाए, और आप उस प्रोडक्ट को आगे क्या करें, मैप करें। अब क्लियर है कोड मुबशर आपको, कि कोड कर क्या रहा था। हेलो। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये फर्दर जो कोडिंग है इसकी वो क्लियर हो जाएंगी। ओके। फर्दर इसके अंदर थिंकिंग रिएक्ट के अंदर हमारे पास इतना कोई ऐसा उसने कोड नहीं इम्प्लीमेंट किया, और हमें इसने इम्प्लीमेंट करके ये दिखाया हुआ है। और उसके बाद उसने बताया कि आपने इसके बाद मिनिमम कंप्लीट करना है, अपनी यूआई को मैनेज करना है, और आपने इसकी रेंडरिंग वगैरह करनी है। बाकी आर्टिकल को रीड करेंगे, उसके अंदर फर्दर ये सारी चीज़ें बताई गई। प्रोप्स और स्टेट्स को हमने देखा था। स्टेट्स क्या होते हैं कि आपके पास एक कंपोनेंट की सेल्फ मेमोरी मेमोरी लोकेशन होती है, मेमोरी आपके पास होती है जो कि कंपोनेंट वो यूज़ करता है। और प्रोप्स आपके पास वो चीज़ें होती हैं जो कि आप एक पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में क्या करते हैं, पास करते हैं। जैसे कि भाई ये मेरे पास एक कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट में मैंने क्या किया, डाटा पास किया। तो ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट्स एक प्रोप है। और प्रोप आपके पास अनम्यूटेबल होते हैं, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। और जो आपके पास स्टेट्स होती हैं वो आपके पास क्या होती है, म्यूटेबल होती हैं, आप उनको अपने अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं। ओके। बाकी डिस्क्राइब, ये आपके पास एक आर्टिकल है जिसके अंदर आपने डिस्क्राइबिंग द यूआई, ये हमने ऑलमोस्ट किया हुआ है। जिसके अंदर उसने बताया हुआ है कि भाई ये आपके पास एक कंपोनेंट है आपका, आपके पास एक फर्स्ट कंपोनेंट है कि भाई मेरे पास एक एप्लीकेशन है प्रोफाइल, और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक इमेज को रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे उसने HTML की इमेज को यूज़ किया हुआ है। तो अगर आप HTML की इमेज यूज़ करेंगे तो आपको रिएक्ट एक नेक्स्ट आपको क्या करता है कि वार्निंग देता है कि भाई आप मेरा वाला इमेज टैग यूज़ करो। अगर आप मेरे वाला इमेज टैग यूज़ नहीं करते तो आपके पास क्या आएगा, एरर आएगा। लाइक अगर मैंने ये कंपोनेंट बनाना भी है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ, जैसे कि इसी कंपोनेंट के अंदर रहते हुए इंडेक्स की फ़ाइल के अंदर, और मैं एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, या मैं इधर ही एक कंपोनेंट बना लेता हूँ। इधर नहीं मैं बनाता, मैं इधर बनाता हूँ।
फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं लिख लेता हूँ कि डिस्क्राइबिंग यूआई, और उसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ इंडेक्स डॉट जे एस के, इंडेक्स डॉट टी एस के नाम से। और यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा हुआ है, लेआउट सी एस एस के अंदर मैं इमेज आपको ऐड करना सिखा दूंगा। कोई लोगो शोगो अगर आपने लगाना है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ अभी। लेकिन अभी मैं ये कंपोनेंट जो वाला काम है ये सारा क्या कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। और मैंने आगे से क्या किया, यहाँ पे रेंडर कर दिया। ओके, लेट मेक फाइन। मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा। मैं इस डिस्क्राइबिंग यूआई कंपोनेंट को अपने पेज के अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। और इसको मैं प्लेस कर देता हूँ कि डिस्क्राइबिंग यूआई, डिस्क्राइबिंग यूआई। ओके, और इसका नाम भी मैं रख लेता हूँ दिस। बस कंपोनेंट का नाम क्या है, हाँ, गैलरी की, गैलरी, गैलरी। और इस कंपोनेंट को मैंने क्या से क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो मेरी यूआई के अंदर डिफरेंट जो है वो इमेजेस नज़र आ रही होंगी, जो कि यहाँ पे भी नज़र आ रही हैं कि भाई ये एक इमेज है, एक ये इमेज है और एक ये इमेज है। अभी मेरे पास ये क्योंकि यूआई के अंदर नहीं है, मेरी यूआई डिफरेंट है, वो यहाँ पे फ्लेक्स के साथ की हुई है। मैं इस गैलरी के अंदर जाके से क्या करता हूँ, फ्लेक्स के साथ ही कर देता हूँ कि भाई ये आपके पास एक क्लास नेम है। ओके, मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ये एक डिव है। और इसमें आपने क्या करना है कि डिफरेंट तरह का जो भी आपने करना है कि क्लास नेम, और मैं इसे कह देता हूँ कि फ्लेक्स है, और मैं इसे कह देता हूँ गैप आपका 5 है। तो मेरे पास ऑलमोस्ट वही वही नज़र आई जो कि मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट के अंदर नज़र आ रही है। तो इस तरह आप डिफरेंट कंपोनेंट्स को बनाते हैं, कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं। अगर मैं इसे एक दफ़ा कॉल करूँगा तो एक दफ़ा यूआई बन जाएगी। अगर मैं इसे दो दफ़ा कॉल करूँगा, जितनी दफ़ा मुझे इमेजेस चाहिए मैं क्या करूँगा, इसे कॉल करता जाऊँगा तो मेरे पास यूआई क्या होती जाएगी, रेंडर होती जाएगी। मैंने इसे 6 दफ़ा कॉपी किया है तो मेरे पास 6 इमेजेस आ गई। अगर मैं इसे दोबारा 7वीं दफ़ा कॉल करता हूँ तो मेरे पास एक 7 इमेज आ जाएगी। अगर मैं 8 दफ़ा करता हूँ तो मेरे पास 8 टाइम्स। तो आपके पास हर दफ़ा क्या आएगी, इमेज आ जाएगी। यहाँ पे आप इमेज यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट की, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है, और ये कह रहा है कि भाई आप नेक्स्ट की इमेज यूज़ कर रहे हैं जो कि आपके पास लो, इसके डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं। आपके पास लेटेंसी रेट नहीं आता, आपके पास बैंडविड्थ की इश्यूज होते हैं, डिफरेंट इश्यूज होते हैं। सेक्शन आपका एक HTML का टैग है। जिस तरह आप div को यूज़ करते हैं आप सेक्शंस डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपने div को यूज़ नहीं करना तो आप सेक्शन को यूज़ कर लेते हैं। तो ये बेसिक HTML के टैग्स हैं, इसमें कोई ये रिएक्ट के टैग नहीं है, ये सारे HTML के टैग्स हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रोफाइल। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट की इमेज को यूज़ करता हूँ तो मेरे पास, मैंने लास्ट सेशंस के अंदर भी इमेज को यूज़ किया था लेकिन वहाँ पे कुछ सेशंस से मैंने सबसे पहले मैं इमेज को इंपोर्ट करूँगा कि इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ओके, अब मैं जैसे इसको इसके साथ रिप्लेस करूंगा तो मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आएगा यूआई के अंदर। वो वार्निंग मैसेज मेरे पास ये होगा कि भाई आप एक इमेज टैग को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जिसके लिए विड्थ और विड्थ की जो प्रॉपर्टी उसके पास रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैंने कहा कि भाई आपकी विड्थ क्या हो सकती है। विड्थ आपके पास होती है कि आप उसे कितने पिक्सल्स तक हाइट देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ 100, 100 का मतलब है 100 पिक्सल्स। ओके, मेरे पास एरर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वो ये कहेगा कि भाई अब आपकी इसकी हाइट की प्रॉपर्टी भी मिस है, क्योंकि इमेज टैग आपके पास वो टैग होता है जिसको विड्थ और हाइट चाहिए होती है। विड्थ और हाइट वो अपने आप को ग्रो एंड श्रिंक करने के लिए यूज़ करता है। अपने आप को लेटेंसी रेट जो भी इसमें ऑप्टिमाइजेशंस करनी होती है आपकी, वो विड्थ और हाइट को देखते हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम हाइट देते हैं और मैक्सिमम विड्थ देते हैं कि भाई आपकी जो इमेज है इससे ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती और इससे ज़्यादा आपके पास क्या होती है, कम नहीं हो सकती। ओके, आपने सारा एरर कर लिया, स्टिल आपके पास ये एरर कहता है कि भाई आपने क्या किया हुआ है कि इनवैलिड प्रॉप यूज़ किए हुए हैं, ठीक है, जो कि सपोर्ट नहीं करते। आप क्या करें कि नेक्स्ट इमेज अगर आपने यूज़ करना है तो आपको होस्ट नेम ऐड करना पड़ेगा। image.com इज नॉट कन्फिगर द इमेजेस इन योर नेक्स्ट config.js। वो आपको बताता है कि ये एरर है और इस एरर का जो सोल्यूशन है आपने यहाँ पे जाके करना है, तो आपके पास जो एरर का सोल्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इस लिंक पे कॉपी करें
तो ये नेक्स्ट आपको अपनी वेबसाइट्स पे ले जाएगी, और यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि नेक्स्ट जो जेएस के अंदर आपने क्या करना है कि कोई भी इमेजेस का रिमोट अगर कंट्रोल अगर आपने वो ऐड करना है, अगर आपने इस तरह ऐड नहीं करना, तो आपको डिफरेंट सिनेरियोज बताता है कि अगर यूजिंग द नेक्स्ट जेएस प्रियोरिटी टू 12.3.0, तो आप क्या करते हैं कि इमेजेस के अंदर सिर्फ डोमेन्स को ऐड कर देते हैं, और डोमेन्स को ऐड करने से आपके पास इमेज क्या हो जाती है, रेंडर हो जाती है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर आपने डोमेन को ऐड नहीं करना, ठीक है, अगर आपने इस तरह रिमोट पैटर्न्स को ऐड करना है कि भाई ये प्रोटोकॉल नेम है, ये इसकी पोर्ट है, ये उसका पाथ नेम है, ये इस तरह की सारी चीज़ें, तो इट्स अप टू यू। आप दोनों वे से क्या कर सकते हैं, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ। मैंने क्या किया कि अपनी वेबसाइट के अंदर गया, मैंने नेक्स्ट डॉट कन्फिग के अंदर देखा, और मैंने कहा कि भाई डोमेन्स के अंदर मैंने ऑलरेडी एक डोमेन ऐड की हुई थी, लेकिन उस डोमेन की मेरे पास इमेज नहीं थी। अब मेरे पास जो डोमेन है वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट डोमेन से ऐड करेंगे तो आपको कहेगा भाई जितनी डोमेन से आपने डाटा ऐड करना है, आपने उतनी डोमेन्स का यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट के अंदर क्या करना है, उसका पाथ बताना है। मैं ऐसे कोमा लगा के क्या देता है कि भाई मेरे पास एक ये भी डोमेन है, मैं इस डोमेन से भी क्या कर रहा हूँ, इमेजेस रेंडर कर रहा हूँ। वो जैसे ही नेक्स्ट कन्फिग के अंदर कुछ चेंजेस होंगी, आपकी एप्लीकेशन क्या करेगी, अपने आप को दोबारा रीलोड करेगी, और रीलोड करने के बाद जब आप उसे दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास इमेज को क्या करेगा, वो यहाँ पे रेंडर कर देगा होपफुली। ओके, ये रेंडर कर रहा है हमारे पास, ये कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होने के बाद वो क्या कर रहा है, अपने आप को रेंडर कर रहा है। अब यहाँ पे देखें कुछ सेकंड्स के बाद जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपके पास यहाँ कह रही हैं नज़र नहीं आ रही। सॉरी, मेरा माइक बंद था। तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे अमेजिंग साइंटिस्ट, अगर मैं इसको, अगर कोई मज़ीद मैंने क्या करना है, इसके अंदर डाटा ऐड करना है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास इसमें 2-3 प्रोफाइल्स आनी चाहिए। मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास प्रोफाइल है, ये भी मेरे पास एक प्रोफाइल है। तो मेरे पास कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट तरह के रेंडर्स हो जाएंगे। अभी हमारे पास ये होम है, होम की जगह मैं करना चाहता हूँ कि भाई मैंने कोई लोगो लगाना है, ठीक है, अपनी एप्लीकेशन के अंदर मैं यहाँ से कोई लोगो कॉपी कर लेता हूँ रिएक्ट जेएस का। मैं ऐसे सर्च करता हूँ, मुझे रिएक्ट जेएस का ये लोगो बहुत अच्छा लगा है कि भाई मैंने ये वाला लोगो क्या करना है, लगाना है। ठीक है, मैं इस लोगो का क्या करता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने क्या किया, ऐसे सेव एज कर लिए। सेव एज करके मैंने क्या किया, इसे डाउनलोड किया, और डाउनलोड करके मैंने क्या किया, इसका सेव कर लिया। तो मेरे पास ये वेब पी के नाम से इसकी एक फाइल क्या हो गई, जनरेट हो गया। मैंने कहा ओके फाइन, अब मैंने इस लोगो को यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया है, मैं सबसे पहले भी जाके देखूंगा ये लोगो डाउनलोड कहाँ हुआ है, वो यहाँ पे लोगो डाउनलोड हुआ है। मैं इसे कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, जैसे कि ये ऑनलाइन बैच सेशन के अंदर है, मैंने एसआरसी के अंदर एक एसेट्स के अंदर एक फोल्डर बनाया हुआ है इमेजेस का। मैंने इमेज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, और मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई इसका नाम मैं रख देता हूँ, मेरी एप्लीकेशन का ये लोगो है। अब मैंने इस लोगो को यूज़ करना है, और मैं अपना जो लोगो है, होम की जगह मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपना एक लोगो यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो होम की बजाय मेरा वो लोगो नजर आए, और उस एप्लीकेशन में मैं क्या करूँ, नेविगेट कर जाऊँ। मैंने कहा ओके भाई, मैं कर देता हूँ ये काम भी। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, भाई मेरा हेडर कहाँ पे डिफाइन है। हेडर जो मैंने अपना डिफाइन किया हुआ है वो मैंने लेआउट डॉट सी एस एस के अंदर ऐड किया हुआ है कि भाई ये मेरे पास एक हेडर कंपोनेंट है, और आपने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे यहाँ पे लोगो शोगो लगाना है, तो सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करूंगा कि इंपोर्ट इमेज। नेक्स्ट में से इमेज को इंपोर्ट करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट के अंदर आपने जब भी इमेज लगानी है देन आपने हमेशा क्या करनी है, इमेज यूज करनी है। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई इंपोर्ट लोगो। ठीक है, अब मैंने इसे लोगो का पाथ बताना है, मेरा लोगो कहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं कहता हूँ कि भाई आपने एसेट्स के अंदर जाना है। क्या नाम मैंने इसका रखा हुआ है कि आपके एस आर सी के अंदर एसेट्स, ए डब्ल्यू एस ई टी एस, एसेट्स के अंदर इमेजेस हैं, और इमेजेस के अंदर आपने जाके देखना है कौन सी फाइल आपके पास लोगो, और आपने वहाँ पे लोगो डॉट वेब पी को क्या करना है, वहाँ से इंपोर्ट करना है। ओके, उसमें क्या कि भाई ये एक आपके पास लोगो है। मैं यहाँ पे लिंक की बजाय क्या करता हूँ, एक इमेज टैग यूज़ कर लेता हूँ, और मैं बाय डिफॉल्ट से क्या कह देता हूँ कि भाई ये मेरे पास एक इमेज टैग है।
इमेज टैग के अंदर आपके पास SRC मैंडेटरी होती है। मैं कहता हूँ कि भाई आपने SRC के अंदर क्या दिखाना है, लोगो दिखाना है जो मैंने यहाँ से इंपोर्ट किया है। अगर आपने लोगो नहीं दिखाना तो उसकी जगह आपने यहाँ पे टेक्स्ट दिखा देना है, ALT, अल्टरनेटिव टेक्स्ट लोगो। मैं अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जाता हूँ तो भाई उसने यहाँ पे बहुत ही बड़ा रिएक्ट का एक लोगो दिखा दिया है, जो कि बहुत बड़ा है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बड़ा है। अब मैं इस लोगो को क्या करना है, सेट करना है। हमने जो लोगो डाउनलोड भी किया उसके बैकग्राउंड पे भी क्या था, एक बैकग्राउंड का कलर था। अगर हम इसके लोगो को, अगर इस लोगो को डाउनलोड करते हैं रिएक्ट नेटिव के, ये रिएक्ट नेटिव का लोगो है। ये डिफरेंट लोगोज है हमारे पास एप्लीकेशन के अंदर, जितने भी लोगोज हैं अज्यूम कर लेते हैं कि भाई मेरे पास इतना बड़ा लोगो है। मैं भी आइकॉन के अंदर मुझे कोई अच्छा लोगो मिल जाए। ये ट्रांसपेरेंट है, चलो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं कि भाई ये एक लोगो है। मैंने क्या किया, सेव इमेज एज, और इसे क्या किया यहाँ से डाउनलोड किया। SRC में आप डायरेक्ट भी पाथ दे सकते हैं और आप उसे इंपोर्ट करके भी पाथ दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पाथ देते हैं देन आपको इमेज उसकी विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। अगर आप डायरेक्ट पाथ नहीं देते, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उस हर इमेज की विड्थ और हाइट होती है। ओके, मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास अब लोगो था। कौन सा लोगो है, ये वाला। मैंने इसका नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया भाई, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ लोगो के नाम से कि भाई logo.png है। वो कह रहा है अभी ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है। मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ठीक है पड़ी हुई है तो आप क्या करो, logo47 के नाम से इसका नाम रख दो। मैं ऐसे क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं ऐसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ। अब मैंने अपने कोड के अंदर इसका क्या करना है, पाथ चेंज करना है कि अब मेरे पास भाई 47 है, ठीक है। और अब उसकी जो एक्सटेंशन है वो मेरे पास वेब नहीं है, PNG है। मेक श्योर जब आप इंपोर्ट्स कर रहे होते हैं तो आपकी फाइल का नेम और उसकी एक्सटेंशन क्या होनी, सेम होनी चाहिए। मैंने क्या किया, ऐसे इंपोर्ट किया तो मेरी यूआई के अंदर अब इस तरह का लोगो आना शुरू हो गया। भाई मुझे तो इसे सेट करना है, मैं नहीं चाह रहा कि भाई मेरा जो डैशबोर्ड है वो इतना बड़ा हेडर नजर आए और उसके बाद मेरी जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरह की नजर आए। मैंने क्या करना है, इसे सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसे फर्दर कुछ क्लासेस प्रोवाइड कर देता हूँ मटेरियल की। मैं ऐसे बताता हूँ कि भाई मेरे पास ये लोगो है, इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है, मैक्सिमम विड्थ आपकी 100 हो सकती है और आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो भी आपके पास क्या हो सकती है कि 100 हो सकती है। मैंने क्या कि भाई आपकी विड्थ और हाइट 100 हो गई। वो क्या करेगा, इसे थोड़ा सा छोटा कर देगा, अभी भी बहुत ज्यादा है। मैं ऐसे कहता हूँ कि नहीं भाई तुम्हारी जो विड्थ और हाइट है वो क्या होनी चाहिए, 50 बाई 50 होनी चाहिए। मैंने कहा कि भाई 50 बाई 50 होनी चाहिए। उसने कहा कि ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया, एक लोगो लगा दिया अपनी एप्लीकेशन का डैशबोर्ड के ऊपर जो कि 50 बाई 50 का है। अगर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड पे नेविगेट कर जाता है। अगर मैं यहाँ पे लोडिंग होम पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे अब होम की बजाय मेरे पास यहाँ पे लोगो नजर आ रहा है। इट्स अप टू मी कि मैंने लोगो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है। ओके, रिएक्ट लर्निंग के अंदर मैं एक दूसरा लिंक भी ऐड कर देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पेजेस के अंदर। और मैं ऐसे क्या करता हूँ कि इंपोर्ट लिंक, और भाई रिएक्ट लर्निंग के अंदर आपने क्या करना है कि एक लिंक ऐड कर देना है। कौन सा लिंक आपने ऐड करना है, एडवांस एडवांस टॉपिक्स। और मैं इसे HRF दे देता हूँ कि भाई आपके पास HRF क्या है। सबसे पहले आपने रिएक्ट लर्निंग पे आना है, उसके बाद आपने रिएक्ट लर्निंग के बाद इस लिंक पे क्या करना है, नेविगेट कर देना। तो वो इस लिंक पे क्या कर जाएगा, वो नेविगेट कर जाए कि तो एडवांस टॉपिक्स पे क्लिक करूंगा तो एडवांस टॉपिक्स वाला जो मेरे पास टॉपिक था उसको उधर चला जाएगा। और यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है कि नोट फाउंड, नोट फाउंड को रिएक्ट अंडरस्कोर लर्निंग है। ओके, रिएक्ट अंडरस्कोर लर्निंग। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो यूआई हम बना रहे थे हम उसी यूआई पे आ जाएंगे। तो डिस्क्राइबिंग यूआई के अंदर उसने सिर्फ आपको यही बताया कि आपके पास यूआई इस तरह होती है, आप कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाते हैं और आप उनको इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि बेबी मेरे पास अभी मैंने एक ही फाइल के अंदर क्या किया था, दो कंपोनेंट्स बनाए थे इसी के अंदर रहते हुए।
इसके अंदर मैंने क्या किया था, गैलरी का एक प्रोफाइल का एक कंपोनेंट बनाया था, और मैंने क्या किया था, गैलरी का कंपोनेंट बनाया था। उसके बाद उसने यहाँ पे टेक्निक बताई कि भी आप एक फाइल के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक फाइल के अंदर नहीं बनाना और आपका कोड आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, तो आप डिफरेंट फाइल्स बना सकते हैं। जैसे कि आपने गैलरी की एक फाइल बनाई और आपने एक प्रोफाइल की क्या बनाई, आपने एक प्रोफाइल की आपने क्या किया कि उसको बनाया, फाइल बनाई, और आपने से क्या किया, इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट करने के बाद आपने प्रोफाइल के अंदर कोड लिखा है और गैलरी के अंदर आपने क्या किया है, इंपोर्ट किया है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर आपने कोई कंपोनेंट यहाँ पे नहीं क्लोज किया, जैसे कि मेरे पास ये इमेज कंपोनेंट है, और इमेज कंपोनेंट के अंदर मैंने यहाँ पे से क्लोजिंग साइन नहीं दिया हुआ, भाई कंपोनेंट कभी क्लोज ही नहीं हो सकता मेरे पास, तो आपके पास क्या आएगा, डिफरेंट जो है चीज़ें आपके पास वो क्या करेगा, रेंडर करेगा, और यूआई के अंदर आपको डिफरेंट एरर नज़र आएंगे। तो मेक श्योर कि आपके पास जितनी चीज़ें हैं या जो चीज़ें हैं आपके पास क्या होनी चाहिए, सिंक होनी चाहिए। यहाँ पे भी उसने बताया हुआ है कि अगर आपने पास कोई भी कंपोनेंट है, अगर आपने इसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे उसने एक कंपोनेंट बनाया है app.js के अंदर, और इसने बताया कि भाई ये एक इमेज है। उसके बाद हैंडी लिंडर एक टू डूज की ऐप है, और उसने वह क्या किया, उसके डिफरेंट लिस्टिंग है जो कि आपने यहाँ पे से विजिबल करवा दी है। और इसके अंदर जेसीज, ये हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपने कोई चीज़ यूज़ करनी होती है, तो आप बाय डिफॉल्ट उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। अगर आप पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिखते हैं या इस तरह की चीज़ें लिखते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक एरर आता है, जो कि एरर आपके पास ये होता है कि रिएक्ट इज नॉट डिस्क्राइबिंग अ चाइल्ड कंपोनेंट, कि आपके पास वो चाइल्ड कंपोनेंट में नहीं आ सकते। देन आपको हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या करनी पड़ती है, कीज़ को क्या करना पड़ता है, प्रिंट करना पड़ता है। तो डिफरेंट तरह की उसने एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप इसको यूज़ करेंगे कि भाई किस तरह हो सकती है। उसने प्रोप का बताया हुआ है कि आप कंपोनेंट के अंदर प्रोप्स किस तरह पास कर सकते हैं, कि जैसे भी अवतार का एक मेरे पास कंपोनेंट है और उसके अंदर कार्ड है, तो मैंने क्या किया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट अवतार्स को क्या किया हुआ है, यहाँ पे पास किया हुआ है कि भाई इसका साइज इतना है, इसके पर्सन का ऑब्जेक्ट इतना है, और यहाँ पे आके मैंने उस पर्सन को जिस तरह का मेरे पास कंपोनेंट बना हुआ है, मैंने उसी तरह के इसके कंपोनेंट को क्या किया हुआ, डाटा पास किया हुआ है। अगर मेरे पास दो अवतार होते, मैं ऐसे कह देता कि भाई आपके पास ये एक अवतार है और एक अवतार आपके पास ये है, तो मेरे पास दो अवतार्स बन जाएंगे, तीन अवतार्स बन जाएंगे, चार अवतार्स बन जाएंगे। तो ये डिफरेंट अवतार जो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इस तरह आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करते हैं। और सेकेंडली हमने लास्ट कंडीशनल रेंडरिंग को हमने देखा था कि कंडीशनल रेंडरिंग आपके पास क्या होती है, कि आप कंडीशंस की बेस पे डाटा को रेंडर करते हैं, और डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे आपके पास डाटा क्या हो रहा है, सिंक हो रहा होता है। जब भी कंडीशन आपकी मीट करती है, देन आपने ये चीज़ दिखानी है। अगर आपकी कंडीशन मीट नहीं करती, तो आपने ये चीज़ दिखानी है। अगर आप इस कंपोनेंट की बात करें पैकिंग लिस्ट के नाम से, तो उसने क्या किया भाई, यहाँ पे सबसे पहले एक हेडिंग है हमारे पास कि सैली राइड्स अ पार्किंग पैकिंग लिस्ट, और उसने के बाद बताया हुआ है कि भाई इसके अंदर ये डाटा है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या किए हुए हैं, यहाँ पे रेंडर किए हुए हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने क्या किया हुआ है, रेंडर किया हुआ है। और मैंने इस पैक्ड, किसी के अंदर मैंने ट्रू वैल्यू पास की हुई है, किसी के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, फॉल्स पास किया हुआ है। भाई अब आइटम क्या है, मेरे पास एक कंपोनेंट है। आइटम के अंदर जाके भाई मैंने देखा है कि भाई आपके पास डिफरेंट क्लास है, और मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने नेम को रेंडर करना है, और यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई हुई है एंड ऑपरेटर के साथ। अब एंड ऑपरेटर क्या करता है कि भाई इस पैक्ट के अंदर अगर ट्रू आएगा, तो आपने ये टिक वाला साइन दिखाना है, अदरवाइज आपने ये जो मार्कर साइन है नहीं दिखाना। तो भाई यहाँ भी मैं क्या किया था, ट्रू पास किया था, तो कंडीशन ट्रू हुई, तो मेरे पास ट्रू आ गया। दोबारा जब मैंने इसे कॉल किया, तो मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया, तो कंडीशन ट्रू हो गई, मेरे पास टिक साइन नजर आ गया। लेकिन यहाँ पे मैं जब फॉल्स पास किया, तो मेरे पास कंडीशन यहाँ पे आ गई फॉल्स, और मेरे पास टिक साइन नहीं है। मैं फॉल्स की जगह से क्या करता हूँ, ट्रू पास कर देता हूँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे भी टिक क्या आ जाएगी, आपके पास रेंडर हो जाएगी। क्लियर है सबको यहाँ तक कि कंडीशनल रेंडरिंग्स और डिस्क्राइबिंग यूआई के अंदर किस तरह काम होता है आपका। हेलो। हेलो। रिएक्ट आइकॉन्स, आपके पास एक लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी को जब आप इंस्टॉल करते हैं, तो डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर डिफरेंट आइकॉन्स होते हैं, और जिसको और आपको चाहिए होते हैं, आप इमेज टैग के अंदर उसे कॉल करते हैं, या आप डायरेक्ट आइकॉन्स को इंपोर्ट करके एज अ रिएक्ट कंपोनेंट यूज़ कर लेते हैं। तो वो आइकॉन जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ करते हैं, उस पर वो लिखी होती हैं सारी उसकी डिस्क्रिप्शंस कि आप इस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है।
हाउ टू गेट फ्रॉम नोड। नोड में उसकी ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ पैकेज को इंस्टॉल करना होता है, npm i react icons लिखें, वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। और पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद जिस तरह आपने इसमें से डाटा गेट करना है उस लाइब्रेरी की, जैसे कि अगर हम रिएक्ट आइकॉन्स की बात ही कर रहे हैं तो रिएक्ट आइकॉन्स है, यहाँ पे अगर आप सर्च करें तो ये आपको बताता है कि भाई ये एक npm का पैकेज है। आपने npm के पैकेज के बाद इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ये कमांड है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर इंस्टॉल है। अगर आपको कोई भी आइकॉन चाहिए तो आपने सिर्फ उसे इस तरह इंपोर्ट करना होता है, और इंपोर्ट करने के बाद आपने इसे क्या करना होता है, यूज़ करना होता है। अगर मैं इसको अभी अपने कंपोनेंट के अंदर या इसी फोल्डर के अंदर रहते हुए इंस्टॉल करता हूँ, इसी प्रोजेक्ट के अंदर, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई मुझे ये कंपोनेंट क्या करना है, इंस्टॉल करने हैं। मैंने क्या किया, रेट यान या npm के थ्रू आप क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। मैंने इसे ऐड कर दिया। ओके, मेरी लाइब्रेरी में ये चीज़ें ऐड होने में टाइम ले रही है कि लेट्स, मैंने ऐड कर दिया। अब मुझे इसे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इनकी वेबसाइट पे जाऊँगा, भाई एफ ए बी ए, भाई ये मेरे पास एक कंपोनेंट आइकॉन है और मुझे इसे क्या करना है, यूज़ करना है। तो एज इट इज़ जहाँ पे मैंने इसे यूज़ करना है, मैं इसको लाइब्रेरी से उस तरह एज सच इंपोर्ट करूँगा कि भाई मुझे ये आइकॉन दिखाना है। और आइकॉन आपने प्रोफाइल के बाद, ये आइकॉन आपने क्या करना है, हर प्रोफाइल के साथ आपने क्या करना है कि अमेजिंग साइंटिस्ट है और यहाँ पे आपने ये आइकॉन दिखाना है। मेरी एप्लीकेशन क्रैश करेगी क्योंकि मेरे पास ये पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। जैसे ही ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पास ये एरर खत्म हो जाएगा, और मेरी एप्लीकेशंस के अंदर जो एरर्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओवरकम हो जाएंगे। जैसे कि भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई आप ये चीज़ इस पैकेज में से इंपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो आपके पास एरर आता है। अगर वो आपको चीज़ मिलती है, अगर आपका पाथ ठीक है, हर चीज़ अगर आपकी ठीक है, तो आपके पास वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, वो क्लियर हो जाती हैं और आपके पास ऐसा कोई भी एरर नहीं आता। जब तक ये पैकेज इंस्टॉल होता है तो हम चीज़ें देख लेते हैं। 3D प्रोफाइल बनाने के लिए आपको 3D एनिमेशंस या आपको पास 3.js सीखना पड़ता है। उसके साथ आप क्या करते हैं, 3D एनिमेशंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ कि भाई हमारी एप्लीकेशन चलती रहे। अदरवाइज नहीं चल रही तो हम जो लास्ट टॉपिक है आज का वो हम पढ़ते हैं। हाँ, बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि आपके पास स्टेट्स, आप हमने लास्ट टाइम स्टेट्स को भी डिस्कस किया था कि भाई स्टेट्स आपके पास क्या होती हैं, कि आपके पास कंपोनेंट के अंदर, यूआई के अंदर आपके डाटा को री रेंडर करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपने कोई स्टेट सेट की है तो आप क्या करते हैं, डाटा यूआई को री रेंडर करते हैं। और री रेंडर करने के बाद आप क्या करते हैं, स्टेट जो आपकी चेंजेस या इस तरह की जो चेंजेस होती हैं आपके पास, वो सारी की सारी आपकी एप्लीकेशंस के अंदर आपके पास वो नज़र आती हैं। ये आपके पास क्या एक स्टेट होती है। अब स्टेट्स आपके पास क्या होता है कि लुक लाइक अ रेगुलर जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स दैट यू कैन रीड एंड राइट, और स्टेट्स बिहेवियर मोर लाइक स्नैपशॉट। अब स्नैपशॉट का क्या मतलब होता है कि आप स्नैपशॉट का अगर आप रियल रियल टाइम एग्जांपल्स में भी देखें तो स्नैपशॉट आपके पास यही होता है कि आप किसी चीज़ की कोई इमेज ले रहे हैं, उसको कैप्चर कर रहे हैं और उसको आप क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। स्टेट भी इसी तरह ही आपके पास काम करती है। स्टेट स्नैपशॉट का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई स्टेट सेट करते हैं तो क्या करता है कि स्टेट सेट होने से पहले उसका एक स्नैपशॉट लिया जाता है, उसकी एक इमेज ली जाती है। वो रिएक्ट लेता है, खुद रिएक्ट का जो मैकेनिज्म है, आपके पास एल्गोरिदम्स होते हैं, और रिएक्ट का एल्गोरिदम क्या करता है, वो स्नैपशॉट लेता है। स्नैपशॉट लेने के बाद आपकी स्टेट क्या होती है, अपडेट होती है। अपडेट होने के बाद जो अपडेटेड स्टेट आपके पास यो ये तो उसका भी स्नैपशॉट लिया जाता है। अब उन दोनों स्नैपशॉट्स को क्या करते हैं, आपस में वो कंपेयर करता है, भाई मेरे पास ये पुराना स्नैपशॉट था, ये नया स्नैपशॉट है, तो भाई इन दोनों स्नैपशॉट्स में डिफरेंस कहाँ है? वो एल्गोरिदम आपको डिफरेंस बताता है रिएक्ट को भी, यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके क्या डिफरेंस है। तो क्या करते हैं, जो नया अपडेटेड डिफरेंस होता है उसको लेके क्या करता है, आपकी यूआई के अंदर क्या करता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। जैसे कि अगर आप इसकी एग्जांपल देखें स्नैपशॉट की, भाई आपके पास एक इस सेंट के नाम से क्या है कि एक आपके पास एक बटन है। मैंने क्या किया, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स रखी हुई है, और उसके बाद एक मैसेज है और यहाँ पे मैं मैसेज लिख देता हूँ कि हेलो हे। मैंने कोई डिफरेंट मैसेज क्या किया, यहाँ पे रेंडर किया हुआ है, तो मेरे पास एक डिफरेंट मैसेज यहाँ पे प्रिंट किया। अब मैंने क्या किया है कि भाई एक मेरे पास टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया के ऊपर हमने देखा था लास्ट टाइम भी स्टेट्स के अंदर आपके पास वैल्यूज कैसे सेट होती हैं, कि आप सेट स्टेट को कॉल करते हैं और उसके अंदर आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू करके आप उसकी वैल्यू को सेट कर देते हैं। तो भाई जैसे ही स्टेट चेंज हो रही है आप क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। और मैंने बताया कि बटन पे सेंड करना है, क्लिक करना है,
तो आपने क्या करना है, इस स्टेट को क्या करना है, ट्रू करना है, और सेंड मैसेज के अंदर आपने क्या करनी है, जो अपडेटेड मैसेज है वो आपने क्या करना है, रखवा देना है। मैंने कहा, उसने कहा कि ओके भाई ठीक है, वैल्यू क्या होती जा रही, सेंड होती जा रही है। मैंने जैसे इस बटन पे क्या किया, क्लिक किया, उसने क्या किया कि यार मैसेज इज नॉट इन वे, क्योंकि उसने क्या किया, इस स्टेट को क्या किया, ट्रू किया। और जैसे ही ट्रू किया तो मेरे पास कंपोनेंट क्या हुआ, री रेंडर हुआ। जब कंपोनेंट री रेंडर होता है तो वो री रेंडरिंग का मतलब होता है बिल्कुल इनिशियल से वैल्यू क्या करेगा, वो मैप करना शुरू करेगा। वो देखेगा भाई अब इस सेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है, फॉल्स नहीं है। तो क्या करेगा, हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि भाई जैसे इस सेंट की वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है, तो आपने यहीं से रिटर्न कर जाना, और आपने रिटर्न करके ये मैसेज क्या करना है, आपने इसको सेंड करना है। और इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी उसने दी हुई है कि रेंडरिंग टेक अ स्नैपशॉट ऑन टाइम। इसकी अगर आप एग्जांपल बात की जाइए, आपके पास एक फॉर्म था, इसकी एग्जांपल देखिए, रिएक्ट एग्जीक्यूट अ फंक्शन, आपने एक फॉर्म के बटन पे क्या किया, क्लिक किया, ठीक है। वो कैलकुलेटिंग द स्नैपशॉट, आपके पास जो पुराना स्नैपशॉट है और ये वाला स्नैपशॉट है, वो क्या करता है, उसे कैलकुलेट देखता है और देखता है, रिएक्ट उसे खुद देखता है कि भाई ये मेरे पास एक डाटा था, ठीक है, रियल इमेज के ऊपर, और ये वाला जो डाटा हुआ है क्या अपडेट हुआ है। वो क्या करता है, जो अपडेटेड डाटा वो उसे लेता है और आपकी यूआई के अंदर जाके क्या करता है, उसे रेंडर कर देता है, आपके डोम के ऊपर क्या करता है, री रेंडर कर देता है। इस तरह आपकी कंपोनेंट्स के अंदर क्या आती हैं, वैल्यूज नजर आती हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि जब भाई एक स्टेट आपके पास रेंडर, जब तक आप कोई कंपोनेंट स्टेट की सेट नहीं करते, आपके पास कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर नहीं होता। लेकिन जैसे आप उसकी स्टेट को सेट करते हैं, आपके पास कंपोनेंट क्या होता है, री रेंडर हो जाता है। आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी यहाँ पे देखी हुई हैं, ये देखें। अगर हम इसी एग्जांपल को बात करें, यू टेल ए रिएक्ट टू अपडेट अ स्टेट, आपने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, बटन है आपके पास, एक फॉर्म था, आपने एक बटन पे क्लिक किया, और आपने बटन पे क्लिक करने के बाद रिएक्ट को बताया कि भाई अब इस स्टेट के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यू को ट्रू रखना है। उसने कहा कि ठीक है, अभी इनवैलिड के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू, आपने ट्रू भेजा है। इनवैलिड के अंदर आपने क्या भेजा हुआ है, ट्रू भेजा हुआ है। इस वैलिड के अंदर आपके पास ट्रू है, इस सेंड के अंदर आपके पास क्या है, फॉल्स। ठीक है, आपने वैल्यू सेंड कर दी। रिएक्ट देखेगा भाई इस वैलिड के अंदर वैल्यू ट्रू है, मैंने इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपने किसको सेट किया है, सेट इज स्टेट को, इस सेंड को आपने क्या किया, चेंज किया। वैल्यू को फॉल्स से क्या किया, आपने ट्रू किया। ठीक है, रिएक्ट क्या करेगा कि भाई आपके सेंड की जगह जो आपकी वैल्यू फॉल्स थी, उसको क्या करेगा, अपडेट करवा देगा मेमोरी के अंदर, और उसके अंदर क्या रखवा देगा, वो ट्रू रखवा देगा। ट्रू लिखवाने के बाद वो क्या करेगा, अब इस सेंट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ट्रू पड़ा हुआ है। वो देखते हैं कि भाई ये ट्रू, अब आपने वापस जहां से स्टेट अपडेट हुई है, आपने क्या करना है, ये डाटा लेना है और वहां पे जाके इस फार्म को क्या करना है, रेंडर कर देना है। तो वहां से वो ट्रू की वैल्यू उठाएगा, उस वापस फार्म के अंदर डिपेंड करेगा, और उसकी जो वैल्यूज आपके वो वहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो ये भी आपके पास क्या होता है, स्नैपशॉट्स के साथ काम होता है। कोई भी स्टेट अपडेट होती है, उससे पहले उसका एक स्नैपशॉट लिया जाता है। स्नैपशॉट लेने के बाद उसके बाद स्टेट को अपडेट करता है। वापस आपके पास एक नया स्नैपशॉट होता है, वैल्यू को अपडेट करने के बाद दोनों को आपस में वो कंपेयर करता है, और देखते हैं कि भाई डिफरेंस कहाँ पे, जहाँ पे डिफरेंस है वो उसे जाके रिएक्ट उसे खुद बताता है कि भाई आपने यहाँ पे जाके स्पेसिफिकली लाइन पे जाके पूरी एप्लीकेशन को आपने अपडेट नहीं करना, आपने स्पेसिफिकली इसी लाइन पे जाना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके स्नैपशॉट को, वैल्यूज को क्या करना है, आप अपडेट कर देना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको कि स्नैपशॉट बेसिकली होता क्या है। कि बस स्टेट से पहले आपके पास एक इमेज ली जाती है, जिसके अंदर आपके पास पुराना सारा का सारा रियल डोम का पड़ा होता है, और उसके बाद आपके पास क्या होता है कि अपडेटेड स्नैपशॉट होता है, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को कंपेयर करने के बाद जो चेंजेस होती हैं वो आपकी यूआई के अंदर क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। लोडिंग टेक्स्ट की बजाय आपने लोडिंग, अगर आपने सर्कल दिखाना है तो आप उसके अंदर कोई लाइब्रेरी का कंपोनेंट यूज करें जो आपके पास नजर आएगा। मे बी अभी हम एक यूज करके भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं कोई भी, अब मैं अभी करके दिखा देता हूँ इसको, लोडिंग के अंदर आपकी उसकी जगह पे। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक यूज स्टेट है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक नंबर है, और मैंने उसके बटन पे क्लिक किया हुआ है कि बटन सेट नंबर, नंबर प्लस वन। मैंने एक दफ़ा स्टेट सेट की, मैंने एक दफ़ा स्टेट सेट की, मैंने एक दफ़ा स्टेट सेट की। अपेरेंटली ये लगता है कि फर्स्ट टाइम अगर आप इसे रीड करें तो भाई अगर नंबर के अंदर जीरो पड़ा हुआ है तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, वन प्लस वन वन टू हो जाएगा, और टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। जबकि इवेंचुअली जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास क्या होता है, वन ही नज़र आता है, आपके पास थ्री नज़र नहीं आता। अब उसकी रीज़न क्या है, अब इसकी रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे स्नैपशॉट रेंडर करते हैं, ठीक है, आपके पास जब तक यूआई री रेंडर नहीं होती, आपके पास क्या होता है, डाटा आपको नज़र नहीं आता।
हर स्टेट क्या करती है, अपनी एक री रेंडरिंग स्टार्ट करती है। जब आपने इसको स्टार्ट किया तो इसने एक री रेंडरिंग स्टार्ट की। अभी आपकी एक री रेंडरिंग कंप्लीट नहीं हुई, आपने क्या किया, दोबारा री रेंडरिंग स्टार्ट कर दी। अभी वो भी एक मेमोरी के अंदर चलेगी, अभी वो भी कंप्लीट नहीं है, आपने क्या किया, थर्ड एक ही दोबारा री रेंडरिंग स्टार्ट कर दी। जब भी री रेंडरिंग स्टार्ट होती है, आपके पास क्या होता है, पुराना एक स्नैपशॉट लिया जाता है। लेकिन अभी कोई आपकी री रेंडरिंग कंप्लीट नहीं हुई। जब आपने फर्स्ट टाइम इसे री रेंडर के लिए क्लिक किया, आपका स्नैपशॉट हुआ, स्नैपशॉट के अंदर नंबर की जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो जीरो ही पड़ी हुई थी, 0+1 1। अभी वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, रिएक्ट अभी देख रहा है कि भाई मुझे जाके इसे मैप करना है। आपने रिएक्ट को फिर क्या दिया कि नहीं भाई, आप जाके इसे क्या करो, अपडेट करो। आपने दोबारा, जब वो दोबारा गया है तो अभी भी स्टिल उसके पास क्या पड़ा हुआ है, जीरो ही पड़ा हुआ है। तो 0+1 0+1, और थर्ड टाइम आप जब इसे रन करेंगे तो आपकी यूआई क्या हो जाती है, अभी कंप्लीट एक री रेंडर होता है। और री रेंडर होने के बाद आपके पास वो क्या करता है, आपके पास यहाँ पे +1 आपको यहाँ पे नजर आता है। इसकी फर्दर उसने डिस्क्रिप्शन भी बताई हुई है कि हेंस देयर इज अ बटन इज अ क्लिक, हैंडलर टेल्स रिएक्ट टू डू, कि भाई सेट नंबर के अंदर आप क्या करो, नंबर इज जीरो, सो नंबर 0+1, रिपीट प्रिपेयर्स टू चेंज द नंबर टू 1 ऑन द नेक्स्ट रेंडर। लेकिन जैसे वो नेक्स्ट रेंडर के लिए क्या करता है, उसे 1 करता है, आपने क्या किया, दोबारा एक नंबर को चेंज कर दिया, ठीक है। और उसके अंदर अभी स्टिल नंबर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, जीरो, और जो 1 है आपने नेक्स्ट रेंडर के अंदर दिखाना है। स्टिल आपने क्या किया है, आपने 3 दफा एक ही कंपोनेंट का रेंडर किया है, तो इवेंचुअली आपके पास जो लास्ट रेंडर होगा सेम वेरिएबल के ऊपर वही आपको नजर आएगा। और यहाँ भी उसने ये लिखा होगा कि द रेंडर इवेंट हैंडलर नंबर इज ऑलवेज जीरो, सो द set the state to 1 3 times. This is why after your event handler finishes, React re-renders the component and the number equals to 1 rather than the 3। ये आपके पास क्या उसकी एक लॉजिक है जिसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसे नजर आ रहा है। और इसको इवेंचुअली उसने क्या किया हुआ है, इवेंचुअली आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया हुआ है, सेट नंबर इज इक्वल्स टू 5, के भाई जीरो के अंदर मैं +5 को कर रहा हूँ। अब इसका मतलब है कि आपने एक ही दफा कॉल किया, और आपके पास यहाँ पे अलर्ट के ऊपर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 5 नजर आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अलर्ट करने से पहले वो क्या कर, देखे अभी उसने क्या किया, अपनी री रेंडरिंग कंप्लीट नहीं की। तो अलर्ट के अंदर उसने क्या किया, यहाँ पे एक्स नंबर की वैल्यू क्या की, यहाँ पे शो की है। और नंबर के अंदर पुरानी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, जीरो। नई वैल्यू अभी आपने बताया है कि भाई जीरो के अंदर आपने +5 करना है, आपने ऐड करना है। अभी आपने ऐड किया नहीं है, आपने ऐड करना है। लेकिन ऐड कब होगा, जब आपके पास एक कंप्लीट री रेंडर होगी। लेकिन जैसे आप अलर्ट लगाते हैं तो अलर्ट एसिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं जो कि आपकी यूआई के पार्ट को वहीं पे रोक जाते हैं। जब तक वो कंप्लीट नहीं होते, जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होते, देन तक आपका कंपोनेंट कभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता। जब तक मैं इसे ओके नहीं करूंगा, आपकी यूआई की री रेंडरिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे कंप्लीट नहीं होगी, आपके पास स्टेट अपडेट नहीं होगी, और यहाँ पे आपके वैल्यू नजर नहीं आएगी। मैंने इसे ओके किया, मेरे पास स्टेट की वैल्यू आ गई 5। मैंने नेक्स्ट टाइम जब किया तो लाइन नंबर 10 ने दोबारा क्या करना है, 5+5 क्या हो जाएगा, 10। और उसके बाद क्या हो जाएगा, अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यूज आ जाएंगी। तो मैंने क्या किया, 5+1। अब मेरे पास जो 5 की वैल्यू है वो मेरे पास क्या है, पुरानी जो वैल्यू है वो 5 है, और जो अपडेटेड वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो इस तरह आपके पास जो होते हैं इवेंट हैंडलर्स इस तरह काम करते हैं। सेट टाइम आउट का भी हमने देखा था कि सेट टाइम आउट क्या करता है कि कुछ सेकंड आपसे सेकंड्स बताते हैं, और कुछ सेकंड्स चलने के बाद उसकी वैल्यू क्या होती है, अपडेट होती है। अब इस केस में भी आपके पास क्या होगा, अगर आप इसे रन करें तो वैसे कोई बताएगा कि इस केस में क्या आ सकता है, अगर मैं इसे रन करूं तो क्या क्या आना चाहिए। ये मेरे पास कोड है, और इस कोड में से अगर मैं नंबर और सेट नंबर को कॉल करता हूँ, ठीक है, इवेंचुअली यही लग रहा है कि भाई 0+5 5 आएगा। और सेट टाइम आउट के बाद अलर्ट है, और अलर्ट के अंदर आपने मुझे बताना है कि क्या प्रिंट आएगा, यहाँ पे 0 आएगा कि 5 आएगा, कोई बता सकता है। डिले का तो, डिले 300 सेकेंड्स का तो मतलब है कि आपने से क्या किया, डिले किया। लेकिन अलर्ट के अंदर क्या प्रिंट होगा, 0 प्रिंट होगा कि 5 प्रिंट होगा। अलर्ट 0। ओके, आप मुबशर आप बताएंगे इसकी क्या रीजन है, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करते हैं तो। हेलो मुबशर।
ओके आप। 5 ही आएगा। नहीं जी सर, आवाज आ रही मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है, तो आप कह रहे हैं अलर्ट के अंदर 5 आएगा। अब 5 आएगा, वो चूंकि सेट नंबर जो पहले कॉल हुआ है ना जी जी ऑन क्लिक पे, सेट नंबर 0+5, पहले नंबर में 0 है ना सर? जी जी। हाँ, नंबर में 0 है, 0+5। उसके बाद टाइम आउट आएगा, फिर अलर्ट आएगा, और उसके बाद अलर्ट के अंदर क्या प्रिंट होगा, 0 या 5? अलर्ट अलर्ट में 0 आएगा सर, 0 आएगा। इसकी रीज़न? सर इसकी रीजन ये है कि अभी उसकी स्नैपशॉट उसने ली है, और लेके अलर्ट पहले शो कर दिया है, और हम्म। उसके बाद उसने फंक्शन की वैल्यू जाके प्रिंट करनी है अभी। ओके एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ पे +5 पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, रेंडर हो जाएगा। ठीक है, री रेंडरिंग हो जाएगी। आपने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, मैं आपको बता देता हूँ। रेंडरिंग हो जाएगी, लेकिन अलर्ट के ऊपर स्टिल क्या करेगा, वो 0 शो कर रहा है। इसकी रीज़न आपको मैं बता देता हूँ कि भाई आपने यहाँ पे एक बटन कॉल किया ऑन क्लिक, ठीक है, आपने स्टेट को अपडेट किया, स्टेट आप क्या होगी, अपडेट होगी। आपने सेट टाइम आउट क्या होता है कि आपके पास एसिंक्रोनस फंक्शन होता है जिसको आप कुछ सेकंड्स के बाद क्या करते हैं, रन करते हैं। आप बता देते हैं फंक्शन को कि भाई इसने रन होना है, ये इसका एक डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन का बिहेवियर है। आप उसे बता देते हैं कि भाई आपने इतने सेकंड्स के बाद क्या करना है, रन करना है। वो अपना डाटा लेके एक साइड पे बैठा रहता है, अपनी बारी का वेट करता रहता है। जैसे उसे पता चलता है भाई मेरे सेकंड्स हो गए कंप्लीट, अब मेरा नंबर है, तो वो उसके पास जो डाटा उस टाइम पे हम उसे बताते हैं, उतने सेकंड्स के बाद वो डाटा क्या करता है, अपडेट कर देता है, रेंडर कर देता है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे +5 किया, मेरे पास एप्लीकेशन क्या होगी, रेंडर हो गई। रेंडर होने के बाद 3 सेकंड्स का उसने क्या किया, वेट किया, और वेट करने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पे 5 शो करा है। इसकी रीजन कि भाई जब मैंने स्टेट को यहाँ पे लाइन नंबर 10 के ऊपर इसकी वैल्यू को क्या किया, +5 किया है। +5 करने के बाद मैंने सेट टाइम आउट को कॉल कर दिया। अभी मेरे पास फंक्शन क्लोजिंग तो नहीं हुई ना, मेरे पास फंक्शन तो भी चल रहा है। फंक्शन की बॉडी मेरे पास लाइन नंबर 10 से लेके 13 तक है, मतलब 14 तक है लाइन तक। मैंने क्या किया, मैंने रेंडर कॉल कर दिया, ठीक है, स्नैपशॉट चला गया। लेकिन जैसे ही मैंने रेंडर कॉल किया, मैंने लाइन नंबर 11 को बताया कि भाई आपने इतने सेकंड्स के बाद आपने क्या करना है, डाटा को रेंडर करना है, आपने नजर दिखाना है, आपने कुछ आपने आपने ट्रिगर होना है। और जब आपने ट्रिगर होना है तो आपके अंदर अलर्ट आपने शो करना है, और अलर्ट के अंदर आपने नंबर की वैल्यू क्या नहीं शो करनी है। तो जब ये सेट हो रहा था, उस टाइम जो अलर्ट की वैल्यू थी वो इसके अंदर पास चली गई, क्योंकि अभी रेंडरिंग कंप्लीट नहीं हुई, रेंडर आपकी स्टार्ट हुआ है। तो उस टाइम जो नेट नंबर की जो वैल्यू थी वो प्रीवियस वैल्यू थी, वो अलर्ट के पास अब प्रीवियस वैल्यू है। आपकी यहाँ पे लाइन नंबर 14 पे है, आपकी यूआई कंप्लीट होगी, आपकी अपडेटेड वैल्यू यहाँ पे नजर आ गई। लेकिन अलर्ट क्योंकि 3 सेकंड्स के बाद चला है, अलर्ट के अंदर उसने क्या किया, अपनी पुरानी वैल्यू जो आपको वहाँ पे नजर दिखाई है। ये अलर्ट काम करता है, और इस तरह ये सिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं। और इसके अंदर रिएक्ट के अंदर भी सारा जो है सिंक्रोनस जो फंक्शंस हैं वो उसके बताए हुए हैं। क्लियर है सबको अब कि ये किस तरह काम कर रहा था अलर्ट और सेट टाइम आउट के अंदर? और मुबशर जो आपने लोगो कहा था, मैंने यहाँ पे लोगो तो नहीं लगाया। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे क्या किया है भी, वो आपकी लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की है। ठीक है, ये लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की है। ठीक है, उस लाइब्रेरी से मैंने क्या किया है, कोई इंपोर्ट किया है लोगो शोगो, और मतलब आपके पास एक कंपोनेंट है। अगर आपने डिफरेंट लगाने होंगे, आपने भाई ये आइकॉन लगाना है या ये आइकॉन लगाना है, आप इसकी आइकॉन की लाइब्रेरी पे चली जाए। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आन डिज़ाइन के ये हैं, बूटस्ट्रैप के ये हैं, बॉक्स आइकॉन के ये हैं। इट्स अप टू यू कि आपने किस लाइब्रेरी को यूज़ करना है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मुझे फीदर के चाहिए। ठीक है, मैं ये मुझे बता रहा है कि फीदर के ये कंपोनेंट है। मैं देखता हूँ कि भाई मेरी यूआई के अंदर इस तरह का एक कंपोनेंट है जो कि फीदर आई है। मैंने इसे क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ से एज इट इज़। कॉपी करने के बाद मैंने अपने कोड में जाना है, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जिस तरह आप रिएक्ट कंपोनेंट को कॉल करते हैं एज इट इज़, आपने इसे भी क्या करना है, रिएक्ट कंपोनेंट की तरह कॉल करना है। तो अब मेरी यूआई के अंदर क्या आ जाएगा कि वो आपके पास एक आई का भी एक कंपोनेंट नजर आ जाएगा। इस तरह आप लाइब्रेरीज को यूज़ कर, डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं, मोस्टली रिएक्ट आइकॉन्स यूज़ होते हैं। इसके अलावा एक और भी डिफरेंट लाइब्रेरी आइकॉन्स की लाइब्रेरीज हैं, किसी भी लाइब्रेरी को आप यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा स्पिनर का एक इशू था, लोडर इन टेलविंड सीएसएस। अगर कोई मुझे बना बनाया कोई लोडर शोडर मिल जाता है, ठीक है, या मुझे टेलविंड सीएसएस की जो एनिमेशंस अगर वो मिल जाती हैं, ठीक है, ये चलेगा तो नहीं, आई थिंक सो।
अगर ये चल जाता, लेट्स सपोज अगर ये एनिमेशन मेरे पास है, तो लेट्स सपोज ये एनिमेशन क्या काम करती है, जस्ट लाइक ये मेरे पास एक एसवीजी है और ये इस तरह का एक प्रोसेसिंग लिखी हुई है, मैं इसी को कोड को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और जो मैंने अपने पास लोडर की एक एप्लीकेशन बनाई थी, आप उसके अंदर स्पिनर लगाते हैं, आप डिज़ाइन उसको करना पड़ता है, अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा, मैं ऐसे लोडिंग के अंदर क्या करता हूँ कि भाई ये स्पिनर की जगह यही लगा देता हूँ, और मैं इसे बटन की बजाय डिव कह देता हूँ, और डिव के अंदर मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई आपके पास क्या हो रही है, लोडिंग हो रही है। ओके, और ये भी क्या था, मेरे पास एक डिव ही होगा, मैं ऐसे कह देता हूँ कि भाई ये ख़त्म हो जा तो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई क्लास नेम नहीं होता, क्लास की जगह क्लास नेम होता है, आपने क्या करना है, क्लास नेम करना है, टाइप बटन नहीं आपने रखनी, और उसके बाद आपने डिसेबल भी नहीं होना, और आपने क्या करना है, ये दिखा देना है। ओके, अब मैं देखता हूँ कि मेरी लोडिंग की जगह क्या नज़र आ रहा है एप्लीकेशंस के अंदर। मैं होम पे जाता हूँ, अभी देखिए ये लोडिंग आ रहा है, कुछ उसने सर्कल ऐड किए हैं कुछ सेकंड्स के लिए, अगर मैं वहाँ शिफ्ट आर कर देता हूँ, या इसको मैं इंस्पेक्ट ओपन करके, तो इस तरह आप स्पिनर लगाते हैं, स्पिनर आपके एप्लीकेशंस के अंदर होते हैं, आप स्पिनर लगा लेते हैं, और स्पिनर लगाने की बजाय आप इसे क्या करते हैं, लोड करते हैं। मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई ये लोड है, और मे भी कुछ सेकंड्स के लिए मेरे पास क्या करे कि वो लोडिंग एनिमेशन नज़र आए मुझे, अगर वो स्पिनर बिल्कुल ठीक है तो। डोंट थिंक सो कि वो स्पिनर ठीक होगा, क्योंकि वो एनिमेशंस नहीं रन हो रही, लेकिन अगर आपके पास वो प्रॉपर, अगर आपने इस तरह लोडिंग एनिमेशंस लगाने हैं और आप स्पिनर वगैरह लगाने हैं, तो आपको उसको डिज़ाइन करना पड़ता है टेलविंड के अंदर। तो नेक्स्ट के अंदर आपके पास टेलविंड के अंदर बने बनाए स्पिनर्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, जैसे कि इसने यहाँ पे भी एक स्पिनर की एग्जांपल दी हुई है। अगर मैं इसी का कोड कॉपी करूँ और यही लगाऊं, तो मे भी शायद ये चल जाए। ये लोडिंग आ रहा है, लेकिन वो स्पिनर नहीं नज़र लगा रहा, आई थिंक वो स्पिनर नहीं लग रहा उस पर दोबारा से, तो ये लोडिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है बस। तो मे बी अगर मैं इसको रीसेट कर देता हूँ इस कोड के साथ, तो मे बी शायद ये स्पिनर लगा दे, लेकिन आपको बनाना पड़ता है स्पिनर खुद से, वो खुद होता नहीं है, टेलवन के अंदर बने बनाए स्पिनर्स आपको मिल जाते हैं, तो आप प्रॉपर कंपोनेंट बनाते हैं। और अगर मैंने ये स्पिनर लगाया है, तो कहीं पे नज़र तो आया नहीं है वैसे ये स्पिनर। ये देखो, ये स्पिनर इस तरह का नज़र आया, ये थोड़ा सा अगर आप श्रिंक करें इस पे, तो ये स्पिनर मेरे पास प्रोसेसिंग के ऊपर क्या कर रहा नज़र आ रहा था। मैं दोबारा अगर इसको लेके जाता हूँ उस पे स्लो 3G नेटवर्क के ऊपर, तो मे भी मेरे पास ये जो स्पिनर नज़र आए ऐसे रिएक्ट लर्निंग के अंदर, और मैं ऐसे क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ। और डिफरेंट एलिमेंट्स के कंपोनेंट्स आपको मिल जाते हैं, इट्स अप टू यू कि आप फ्री यूज़ कर रहे हैं, पेड यूज़ कर रहे हैं, तो बने बनाई चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आप टेलवेंट के अंदर यूज़ करते हैं। टेलवेंट की यही ब्यूटी है, आपके पास टेलवेंट CSS की आपको डिफरेंट दुनिया जान के बने बनाए इसकी डिफरेंट कंपोनेंट की लाइब्रेरीज हैं, आपको मिल जाती हैं, आप वहाँ से डाटा लेते हैं, डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, और अपने अकॉर्डिंग टू जो भी रिक्वायरमेंट है आप उसमें क्या करते हैं, चेंजेस चेंज कर देते हैं। ये हर लोडिंग कंपोनेंट पे ही रेंडर होता है, जब तक आपके पास कंपोनेंट रेंडर नहीं होता, ये क्या करता है, लोडिंग चलता रहता है। मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाना था, ये सस्पेंस वाला, ये सस्पेंस के अंदर आपको बेहतरीन समझ आएगी इसकी। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ना सस्पेंस के अंदर ये स्पिनर्स वगैरह इस तरह की जो लोडिंग एनिमेशंस है ना, वो हम देखेंगे कि वो किस तरह काम करती हैं। तो ये सस्पेंस के साथ आप ये देखें, लोडर नज़र आ रहा है, ठीक है, और लोडर जैसे वो कम, अभी तक मेरे पास क्या हुआ, फैच हुआ है लेकिन लोड नहीं हुआ, तो जैसे ही वो लोड हुआ है तो मेरे पास कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो स्पिनर ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो सस्पेंस के साथ होती हैं, तो सस्पेंस एक क्रिएट का एक मैकेनिज्म है। तो अगर आपको टाइम मिले तो सस्पेंस को नेक्स्ट क्लास से सेशन से पहले रीड कर लीजिएगा। तो सस्पेंस के थ्रू ये सारी चीज़ें क्या हो रही थी, हैंडल हो रही होती हैं। जहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो, अदरवाइज सेशंस को एंड करते हैं। ओके, चलें, डेट्स ग्रेट।
और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, फोन कर दे।